ओके होएगा। ओके रिकॉर्डिंग आ गया ना, ठीक है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो गुड इवनिंग किस बात की? गुड इवनिंग सर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट यहाँ पर हम लोग करेंटली डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग इक्विटी रिसर्च। मतलब सिंपल बात है कि जब भी हमें किसी भी कंपनी को मतलब चूज करना होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसे ऐसा लंबा एरिया, मतलब जैसे कि जो लोग ऑलरेडी काफ़ी सारा चीज़ करके आ चुके हो और बहुत लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, कोई कोई सिर्फ इक्विटी रिसर्च से ही स्टार्ट कर रहे हो या फिर रेशियो से स्टार्ट किए हैं। तो जिन लोगों का अभी भी पीएल बैलेंस शीट रीड करना बाकी है, पीएल को समझना है, बैलेंस शीट समझना है, आपको कैश फ्लो समझना है, वो सब बाद में फिर से समझेंगे। और जिन लोगों को समझ में आ चुका है, लाइक पीएल समझ में आ चुका है, बैलेंस शीट समझ में आ चुका है, कैश फ्लो समझ में आ चुका है, रेशियो एनालिसिस समझ में आ चुका है, तो वो इक्विटी रिसर्च को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और जो अभी भी पीएल बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर रेशियो एनालिसिस अभी भी प्रॉपरली नहीं समझे या फिर समझना बाकी है, उनको मैं क्या करूंगा सर, अभी इक्विटी रिसर्च में वो सीखेगा कि इक्विटी रिसर्च करना कैसे है, मतलब इक्विटी रिसर्च के पीछे का साइंस क्या है, इक्विटी रिसर्च के पीछे का फंडा क्या है। जब आपको इक्विटी रिसर्च का फंडा समझ आ जाएगा, उसके बाद आप पीएल बैलेंस शीट में और जोर लगाओगे। ठीक है, तो दो वे होता है, एक डायरेक्ट रिसर्च करके फिर सीखना, या फिर बाद सीख के आओ और फिर स्टार्ट कर दो। तो कोई बात नहीं सर, आप करते जाओ, धीरे 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 कनेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो चलो सर, ऐसे नॉट अ वेरी टफ मैटर, बट इट्स अ थोड़ा बहुत स्टडी करने का मैटर है। मतलब ऐसे आप लोग जानते होंगे, वॉरेन बफेट हो या झुनझुनवाला, हाँ आई होप यू ऑल नो कि ये दोनों जब भी इन्वेस्ट नॉट जस्ट, मतलब वॉरेन बफेट का जो कॉन्सेप्ट है, क्या करते हैं वॉरेन बफेट, ऐसे ही वॉरेन बफेट नहीं बना। वॉरेन बफेट बनने के पीछे स्टडी बहुत है, मतलब किसी भी कंपनी के ऊपर रिसर्च बहुत करना पड़ता है ना। तो आप एक कंपनी में चाहे अपना लाख लगाओ चाहे अपना करोड़ लगाओ, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी को या फिर आप उस पर्टिकुलर बिजनेस को समझते कैसे हो, समझते कैसे हो। तो एक्चुअली यही समझने वाला प्रोसेस है जो इक्विटी रिसर्च है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट दिन हम लोग आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझाया था, याद है किसी को? हाँ सर, क्वेश्चन मतलब कि एक कंपनी को समझने के लिए आपको काफी सारा सवाल करना होगा। सवाल इन द सेंस कि भाई कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपके मन में ढेर सारा क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन का जवाब ढूंढना ही आपका इक्विटी रिसर्च है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके चलो सर, इंटरेस्टिंग तो हर चीज आप बताते रहते हो, लेकिन समझाओ तो सही। ठीक है सर, चलो मैं समझाने का काम करूं, आप समझने का काम करो। अच्छा, मुझे एक बात जस्ट ये कंफर्म करना कि स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं मुझे बस बताना। ओके ठीक है, तो चलो सर, इक्विटी रिसर्च। ऐसे हम लोग इक्विटी रिसर्च को दो हिस्सों में पढ़ेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ओके, तो एक इक्विटी रिसर्च पार्ट 1 और दूसरा इक्विटी रिसर्च पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक वगैरह आएगा, मैं बात करूंगा। बट पार्ट 1 में अगर आप लोगों को याद है, जिन लोगों ने क्लास किया था, सर जिनका नहीं हुआ उनको मैं क्लास शेयर करूंगा, तो वो एक बार कर लेना, तो फिर पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं आदित्य को बोल रहा हूँ, अगर किसी का क्लास मिस था तो उन्हें भी बोल रहा हूँ। तो सर बहुत वाइटल पॉइंट है इक्विटी रिसर्च, थोड़ा ध्यान से देखो कि इक्विटी रिसर्च में करना क्या होता है। एक बार मैं याद दिला देता हूँ, ऐसे सिंपल बात है सर, किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करना। जैसे रिसेंटली एक कंपनी के बारे में मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, दिखाई दे रहा है क्या सर? एच डी एफ सी लाइफ। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा कर रहा था, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी कुछ पॉइंट्स था, तो मैं सोचा आज क्लास में थोड़ा बहुत बात करते वक्त आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा आपको भी मैं शेयर कर सकता हूँ, मतलब नो इशू, आप भी कर सकते हो कंपनी का रिसर्च या कंपनी के केस स्टडीज कैसे करना चाहिए। तो इट्स प्योर पूरा केस स्टडीज है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, पढ़ के समझ में क्या आएगा, एवरीथिंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब। तो एग्जैक्टली नॉट जस्ट एचडीएफसी लाइफ, इवन दिस इज एमरन बैटरी। ऐसे आप लोग जानते हो, हम लोग जो पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, वो एमरन बैटरीज का डेटा को यूज करके पढ़ रहे हैं, एज यू ऑल नो।
ठीक है। तो ऐसे यही होगा करेंटली जिन लोगों का मतलब आगे जितना बातें होंगे। एमआरएन बैटरीज का डेटा यूज कर रहे हैं, मतलब उसका एनुअल रिपोर्ट, ये एमआरएन बैटरीज का एनुअल रिपोर्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज एनुअल रिपोर्ट। तो हम लोग इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को यूज करते हैं। सर डेटा मतलब, सर डेटा मतलब कंपनी का पीएल, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का ऐसे ये यहाँ पर आप समरी देख सकते हो, कंपनी का नेट सेल्स का एरिया, हाँ, कंपनी का ईबीआई टीडीए का एरिया, सब कुछ बताएंगे सर, और सब कुछ धीरे धीरे समझ आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, अर्निंग पर शेयर, नेट ओथ, ठीक है, नेट फिक्स्ड एसेट, नेट करेंट एसेट्स, ये सब बताता क्या है, ये सब समझाते क्या है, वही तो सीखना है फंडामेंटल में। अब कंपनी अपना डेटा रिलीज कर देता है, अब वो डेटा रीड करना एक बात, उसको इंटरप्रेट करना दूसरा बात। एक चीज रीड करके बहुत लोग ये देखते हैं, अच्छा चलो देखा कितना प्रॉफिट हुआ है, कभी कंपनी का सेल्स 4000 समथिंग हुआ करता था, अभी कंपनी का सेल्स 6000 समथिंग हुआ करता है, इट्स गुड, बट सर इस पर्टिकुलर सेल्स के पीछे भी बहुत सारा कहानी छुपा हुआ सकता है। सर मतलब क्या सेल्स बढ़ना अच्छी बात नहीं है? जस्ट टेल मी, 4000 का सेल्स 2015-16 में चल रहा था इसका, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? थोड़ा सा टेढ़ा करके देखना पड़ सकता है शायद, क्योंकि इसको मैं घुमा नहीं सकता, पीडीएफ के अंदर है, बट आई जस्ट वांट टू आस्क, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हेलो, यस सर, यस सर। है ना? जस्ट लुक या 4663 का फाइनेंशियल ईयर 15-16 में एमरन बैटरी, नाम सुने होंगे, दो फेमस बैटरी कंपनी है, एक का नाम है एक्साइड, दूसरे का नाम है एमरन, उसके साथ एवरेडी वगैरह भी है, बट एमरन इज अ वेरी फेमस कंपनी, मतलब एक्साइड का बहुत फेमस कॉम्पिटिटर है, ओके। तो ये कंपनी 15-16 में 4603 करोड़ के आसपास का सेल किया था। 1920 में यही कंपनी 4839 करोड़ का सेल कर रहा है। तो ये ग्रोथ देख के क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो? नहीं, सिर्फ ये सेल्स का ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब की तरह काम कर सकता है, बट दिस इज नॉट एनालिसिस, दिस इज जस्ट रीडिंग, दिस इज जस्ट रीडिंग, आप जस्ट इसको रीड कर पाए कि अच्छा चलो ये ज्यादा हुआ है, ये कम हुआ है, ये तो कोई भी थोड़ा बहुत देखेगा तो समझ जाएगा, बट ये कम या ज्यादा होने के पीछे का वजह क्या है, ये कम या ज्यादा होने का प्योर इंटरप्रिटेशन क्या है, यही तो है फंडामेंटल, तो उसी के बारे में ही तो सीखना है इक्विटी रिसर्च में। इक्विटी रिसर्च में आपको ये सब पता चलेगा। अर्निंग पर शेयर बहुत लोग ट्रैक करता है मार्केट में, मनी कंट्रोल फॉलो करने के टाइम पे, हाँ, मनी कंट्रोल फॉलो करने के टाइम पे, या फिर किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में किसी कंपनी का डेटा को एनालाइज करने के टाइम पे हम लोग बहुत फॉलो करते हैं, भाई कंपनी का अर्निंग पर शेयर को देखो और अर्निंग पर शेयर को देख के कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। बट अर्निंग पर शेयर अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, जो भी हो, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी एक स्टॉक उठा सकता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल अदानी, ठीक है, तो मैंने अदानी पावर, अच्छा मैंने अदानी लिखा, अदानी पावर में क्लिक कर दिया, अदानी पोर्ट ले लो, ठीक है, अदानी पोर्ट ले लो, मेरा कहने का मतलब अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर जाओ सर। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रिसेंट ट्रेंड में अदानी का स्टॉक में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, बट ये स्टॉक अभी खरीदने लायक सिचुएशंस में है, एकदम टॉप खरीदने लायक सिचुएशंस में है। सर आप कैसे बता रहे हो? सर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम के बारे में सेबी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, इसीलिए। ठीक है सर, क्या प्रॉब्लम था अभी नहीं बात करेंगे, प्रॉब्लम के बारे में बहुत डिस्कस किया है पहले, बाद में फिर से करेंगे। लेकिन क्या आपको यहाँ पर इसका फाइनेंशियल डेटा दिखाई दे रहा है? ये देखो सर, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का ईबीआई टीडीए मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट इनकम, ईपीएस दिख रहा है सर? हेलो, ईपीएस दिखाई दे रहा है क्या? देखो 17.74 था 2018 में, 21 में चल रहा है 24.58। अब ये ईपीएस का ग्रोथ आपके लिए कितना वाइटल है, आप समझोगे कैसे, मतलब ईपीएस ग्रोथ से आपके मन में क्या ख्याल आएगा? ठीक है, तो लास्ट दिन अगर प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पिक किया था, ये पूरा का पूरा डिस्कशन होके रखा है प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी बिजनेस में, चाहे अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, चाहे एचडीएफसी लाइफ हो, या फिर एमरन बैटरीज हो, देयर आर बहुत सारे अलग अलग फील्ड का कंपनीज है, लेकिन फील्ड जो भी हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिफोर इन्वेस्ट इन एनी बिजनेस यू मस्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस, बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी इन एनी बिजनेस यू मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर डिस्कशन वी कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं फंडामेंटल बहुत टफ होता है, हाँ एग्जैक्टली, टफ इन द सेंस बड़ा डिटेल्स बातें होते हैं, यहाँ पर बात बहुत डिटेल्स होता है, टफ का और कुछ मतलब नहीं है, मतलब आपको कंपनी का बहुत सारा चीजों का कुछ मतलब नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे
कुछ क्वेश्चंस के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द कंपनी डू। फिर हम लोगों ने बात किया था व्हाट हु आर द प्रोमोटर्स, कौन बिजनेस को बनाया है एंड उनका बैकग्राउंड क्या है, आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था। मैं फिर से एक बार आपसे बात कर रहा हूँ, व्हाट डू दे मैन्युफैक्चर, क्या चीज मैन्युफैक्चर करता है अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर जैसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बेचता है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बेचता है, ठीक है, एचडीएफसी लाइफ का मेन काम है इंश्योरेंस बेचना, इनका ये मैन्युफैक्चर नहीं करता। एमरन बैटरीज क्या करता है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल बैटरी मैन्युफैक्चर करता है, स्पेशली फॉर कार, स्पेशली फॉर कार, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी प्लांट्स डू दे हैव, कितना सारा प्लांट है उनके पास, और कैसे वो प्लांट एक दूसरे से रिलेटेड है, सॉरी कहां पर वो लोकेटेड है, कहां पर बिजनेस चलाते हैं। आर दी रनिंग दी प्लांट इन फुल कैपेसिटी, क्या वो अपना पूरा का पूरा कैपेसिटी दे रखा है प्लांट को, या फिर अभी भी बहुत जगह बाकी है। व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो बिजनेस करने के लिए, कहां से मिलता है रॉ मटेरियल। अगर कोल से डिपेंडेंट बिजनेस है तो कोल कहां से मिलता है। आप लोग सवाल समझ रहे हो सब। हाँ, ये सब सवाल के बारे में लास्ट दिन बात हुआ था, ठीक है। जिनका भी क्लास मिस है उनसे मैं बात कर लूंगा, मतलब क्लास एक बार उनको मैं शेयर कर लूंगा, तो एक बार प्लीज देख लीजिएगा, बहुत वाइटल क्लास था। हु आर दी कंपनीज क्लाइंट्स और एंड यूजर्स, कंपनी अपना प्रोडक्ट किसको सेल करता है, जरूरी है ना जानना सर। आप कंपनी में आपका लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करोगे तो बिफोर इन्वेस्टिंग यू मस्ट नो दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। हु आर देयर कॉम्पिटिटर्स, किसके साथ कॉम्पीट करता है। हु आर दी मेजर शेयर होल्डर्स, कौन बिजनेस का शेयर को होल्ड करके रखा है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके ही अदानी ग्रुप का कुछ चक्कर हुआ था लास्ट एक महीने में, और स्टॉक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हुआ है। डू दे प्लान टू लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट्स, क्या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है। डू दे प्लान टू एक्सपैंड डिफरेंट कंट्रीज, क्या अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। व्हाट इज रेवेन्यू मिक्स, कहां से रेवेन्यू कमाते हैं, क्या क्या मिक्स है। रेवेन्यू मिक्स मतलब उनका क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। जैसे रिलायंस का केमिकल है ना, रिलायंस बहुत सारा जगह से कमाते हैं, केमिकल सेक्टर से कमाते हैं, जियो से मतलब नेटवर्किंग से कमाते हैं, फिर आपका क्या बोलते हैं पेट्रोकेमिकल मतलब रिफाइनरी करके कमाते हैं। आप समझ रहे हो ना, रेवेन्यू मिक्स। रिटेल। हाँ, रिटेल से कमाते हैं, फैशन है, एग्जैक्टली मतलब मुकेश अंबानी का बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द रेवेन्यू मिक्स, विच प्रोडक्ट सेल्स मोस्ट, किससे कितना पैसा आता है। आईटीसी का बात कर लो, होटल है, पेपर बोर्ड या फिर पैकेजिंग बिजनेस है, फिर आपका सबसे ज्यादा तो सिगरेट से कमाते हैं, है ना। तो एफएमसीजी, एफएमसीजी, वेरी गुड सर, मसाला, है ना। तो कहां से कमाते हैं, रेवेन्यू मिक्स क्या है, विच प्रोडक्ट सेल्स द मोस्ट, कहां से ज्यादा इनकम होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो यही सब चीजें। डू दे ऑपरेट अंडर ए हेवी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, क्या उनका बिजनेस बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोलिंग है। जैसे कोल से ऊपर डिपेंड करके जो बिजनेस चलता है, सिगरेट वगैरह बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोलिंग है, बिकॉज गवर्नमेंट उनपे बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग लगाते हैं, आप अपने मन मर्जी डिसीजंस नहीं ले पाते। डिपेंड करता है, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग हर चीज पे थोड़ा बहुत ज्यादा कम होगा, बट बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग मुश्किल में डाल सकता है। हु आर देयर बैंकर्स एंड ऑडिटर्स, कौन उनको लोन दिया है, कौन उनका ऑडिटर्स है, ये भी जानना जरूरी है सर। कैसे पता चलेगा, सब चीज एनुअल रिपोर्ट में मिलता है। हाउ मेनी एम्प्लॉइज डू दे हैव, कितना एम्प्लॉइज उनके पास है। डज दी कंपनी का लेबर इश्यूज है, क्या कंपनी के पास लेबर इश्यूज है, क्या कंपनी अपने लेबर को मेंटेन करने में प्रॉब्लम में पड़ता है, या फिर बहुत इजीली मैनेज करता है। वाइटल क्वेश्चन है, बहुत वाइटल क्वेश्चन है। हमारे बंगाल में गंगा किनारे जूट मिल हुआ करता था 1960s तक। जूट मिल, ऐसे जूट बहुत यूजफुल, जूट बहुत ही यूजफुल एक प्रोडक्ट है, और आज भी दुनिया में जूट का यूज और फ्यूचर बहुत ब्राइट है जूट का। बट अभी बांग्लादेश का जो भी जूट मिल्स है अच्छा खासा चल रहा है, बट जूट मिल इन वेस्ट बंगाल को प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ, किसी को पता है सर व्हाट इज द मेन रीजन। एक तो ऑब्वियसली रीजन है कि भाई इंटरनेशनली जो जूट का एक्सपोर्ट होता था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बट फिर भी वो मार्केट को हम लोग स्टेबल कर देते। बट मेनली प्रॉब्लम हो गया लेबर इश्यूज, जानते हो क्या आप लोग। ऐसे ये जो गंगा किनारे है ना, वेस्ट बंगाल का यही तो था। आप लोगों को पता है कि नहीं आई डोंट नो, बट एक बार आपको पता होना चाहिए। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया को जब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो ऑन दैट टाइम इंडिया का दो हाथ हुआ करता था। मतलब सर, मतलब खाने के लिए दो हाथ चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब एक हाथ दूसरे काम के लिए और एक हाथ खाना खाने के लिए। तो इंडिया का भी ऐसा दो हाथ, टू हैंड इंडिया के पास था, जो इंडियन इकोनॉमी का पिलर हुआ करता था। सर कैसे पता आपको, सर थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। एक था वे, तब बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, हाँ, तब पूरा बंगाल हुआ करता था, सॉरी, तब पूरा बंगाल हुआ करता था। इस बंगाल का जूट मिल ये इंडिया का एक बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स था, ठीक है सर। और दूसरा सर, और गुजरात एंड महाराष्ट्र का
गुजरात एंड महाराष्ट्र का कुछ एरिया ऑब्वियसली, इनका क्या है बोलो? कॉटन। आज भी अगर आप जानते हो अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, यू ऑल नो दिस थिंग्स। तो एग्जैक्टली तो जूट मिल का जो इश्यूज था, जूट मिल, लेकिन लेकिन देखो सर, सूरत या गुजरात अभी भी डिग्रेडेशन नहीं हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बट वो लोग अपने आप को सरवाइव करा लिया। बट मेन प्रॉब्लम हो गया वेस्ट बंगाल में, और मेन इश्यूज हो गया लेबर को लेके। अगर वेस्ट बंगाल का ये लेबर इश्यूज, अगर अगर वेस्ट बंगाल का ये लेबर इश्यूज सॉल्व हो जाता, अगर लेबर इश्यूज ना होता तो फिर ये प्रॉब्लम ना होता सर, इंडिया वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी में वो प्रॉब्लम ना होता। आप समझ रहे हो ना? आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली सर, तो किसी कंपनी के अंदर इस तरह का कुछ भी इश्यूज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना भी आपका जिम्मेदारी है। सर कैसे पता करोगे? सर खबर ढूंढने से ना हर चीज मिलता है, हर चीज। और आजकल तो मीडिया का टाइम पे ऐसा कौन सी चीज की खबर नहीं मिलता। व्हाट आर देयर बैरियर्स, न्यू पार्टिसिपेंट्स इंडस्ट्री में आने में क्या प्रॉब्लम कर रहा है, तो एग्जैक्टली ये सब क्वेश्चनियर्स जो भी आपके सामने था। डज दी कंपनी हैव टू मेनी सब्सिडियरीज, क्या कंपनी बहुत सारा कंपनीज को होल्ड करके रखा है, मतलब जिनमें कंपनी का अलग से इन्वेस्टमेंट है। सब्सिडियरी और होल्डिंग का क्या केस होता है कि अगर किसी कंपनी में दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा होल्डिंग हो जाता है ना, तो सपोज एक कंपनी ने बी कंपनी में 50% से ज्यादा स्टेक ले लिया, अगर ए ने बी में 50% से ज्यादा स्टेक ले लिया, देन बी इज कॉल्ड सब्सिडियरी ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड होल्डिंग ऑफ बी। आप समझ रहे हो ना? अगर किसी कंपनी दूसरे किसी कंपनी में 50% 50% से ज्यादा होल्डिंग ले लेते हैं, तो बेसिकली उस कंपनी को एक दूसरे का होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कहते हैं। सब्सिडियरी मतलब बेटा कंपनी और होल्डिंग मतलब बाप कंपनी। ये मेरा अपना डेफिनेशन है, हाँ। ऐसे टाटा, बिरला या रिलायंस जैसे कंपनीज का बहुत सारा सब्सिडियरी एंड होल्डिंग इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ज्यादा सब्सिडियरी होने में कोई बुराई नहीं है, बट सब्सिडियरी होना मतलब रिस्क भी हो, उसका बिजनेस का जो स्प्रेड है वो बढ़ रहा है, ठीक है, उसका फंड का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर भी आपको नजर रखना चाहिए। तो दीज आर सम वैलिड क्वेश्चंस, 17-18 क्वेश्चंस है जिसके बारे में लास्ट क्लास में डिटेल चर्चा किया था मैंने। तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना फिर से, अगर आपने भूल गया हो तो, या फिर अगर आपने नहीं किया तो प्लीज यू मस्ट रीड एक बार। ओके, नाउ सर, आप तो आपने पूरा का पूरा लास्ट क्लास थोड़ा बहुत याद दे ही दिया, ठीक है सर, मुझे भी पता है कि याद थोड़ा बहुत आ ही गया, लेकिन आज क्या बताना है सर? चेकलिस्ट, एप्लीकेशन ऑफ चेकलिस्ट मतलब ये जो 18 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने बताया, इस 18 क्वेश्चंस के अंदर बहुत वाइटल वाइटल पॉइंट था, जिस पॉइंट को अभी चेकलिस्ट में बदलना है। मतलब क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है ना, मतलब क्वेश्चन करने से तो नहीं होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी तो ढूंढना है, तो उसके लिए आपको चेकलिस्ट का सामना करना पड़ेगा। मतलब यू मस्ट गो थ्रू सम चेकलिस्ट, मतलब वो चेकलिस्ट आप खुद बनाओ और फिर उसको ढूंढो कि उसमें से मतलब किसी भी कंपनी, ठीक है, स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, जो भी चाहिए उसके बारे में खबर करो। सर कैसे करे? द स्टेज 1 ऑफ इक्विटी रिसर्च प्रोसेस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ, व्हाट एंड हु एंड व्हाई ऑफ द बिजनेस, जो मैंने अभी आपको बता रहा था, जो मैंने प्रीवियस क्लास में जोरदार चर्चा किया था। इट हेल्प्स अस डेवलप ए होलिस्टिक व्यू ऑन द कंपनी, मतलब एकदम टॉप टू बॉटम एवरीथिंग के बारे में आपको पता करते हैं, होलिस्टिक व्यू ओवरऑल। हाउएवर लाइक they say the proof of the pudding is in the eating, so मतलब आप समझ रहे हो ना, the proof of the pudding is in the eating, so no matter how attractive the business looks, the numbers, मतलब बिजनेस के नंबर्स कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, of the company should also look attractive। मतलब मेरा कहने का मतलब है, no matter how attractive the business looks, the number of the company should also looks attractive। मतलब बिजनेस देखने में कितना भी बढ़िया हो, उसका नंबर भी बढ़िया दिखना चाहिए। आप समझ रहे हो ना सर? सिर्फ बिजनेस बढ़िया दिख रहा है ऐसे नहीं चलेगा, उसका नंबर्स बढ़िया दिखना चाहिए। अब कैसे पता करोगे? अब ये था स्टेज 1। अब बात करेंगे सर इक्विटी रिसर्च का स्टेज 2। तो आई होप यू थोड़ा बहुत रिलेट हो ही गया लास्ट क्लास के साथ कि पहला इक्विटी रिसर्च का पहला पार्ट था हाउ, व्हाट, हु एंड व्हाई of the business, matlab basically understanding the business. This is the first work of your equity research. Before invest your single penny, you must ask these important questions जो मैंने 18 क्वेश्चन का लिस्ट आपको अभी बताया। अब आगे आपको ऑब्जेक्टिव 2 इक्विटी रिसर्च का सेकेंड स्टेज ऑफ इक्विटी रिसर्च,
is to help us comprehend the numbers and actually evaluate if both the nature of the business and the financial performance of the business complement each other. That means बिजनेस का नेचर एंड बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक दूसरे को कंप्लीमेंट करे, ठीक जिस तरह से हस्बैंड वाइफ को कंप्लीमेंट करता है एंड वाइफ हस्बैंड को कंप्लीमेंट करता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में भी सेम, दो अच्छे दोस्त के बीच में भी बात सेम, मतलब सिर्फ देखने में अच्छा दोस्त नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को कंप्लीमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसे मैं आपको एक फंडामेंटल राज बताऊं सर, लोगों का शादी होता है, हाँ सर, एक सिंपल सर थोड़ा सा हटके बात है बट प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोग इतना बड़े हो रहे हो, स्टॉक मार्केट समझ रहे हो, तो मैं एक छोटा सा बात कर सकता हूँ आप लोगों से। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप सभी कोई जानते हो ऐसे बात होता है। एक मैरिज सेरेमनी, मैरिज कपल ढूंढना है मुझे, मतलब जिनका शादी हो रहा है। सर आप कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ? इट्स लाइक कुछ भी एक इमेज आप सोच सकते हो, ठीक है, एनी एनी काइंड ऑफ इमेज आप सोच सकते हो। से फॉर एग्जांपल, अब आप लोग ना अभी शादी का सपना मत देखना चालू कर देना, जिनका करना है वो कर लेना, लेकिन मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। लोग जब शादी होता है तो क्या बताते हैं कि भाई एक मतलब जोड़ी मस्त लग रहा है या फिर ये बहुत अच्छा जोड़ी बनेगा, है ना? लेकिन क्या देखना अच्छा ही मेन बात है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या एक ही दिन में बता सकते हो कि सच में इनका जोड़ी सक्सेसफुल होगा? आशीर्वाद बड़ों का मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन पॉइंट इज दैट क्या इनका जोड़ी मतलब ये एक दूसरे को अपने लाइफ में कॉम्प्लीमेंट कर पाए या ना पाए, ये तो समय का बात है ना सर। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? मतलब बिजनेस देखने में अट्रैक्टिव है बट बिजनेस का नंबर्स भी उतना अट्रैक्टिव पैरेलली होना चाहिए, ये डिपेंड करता है ना। जैसे जोमेटो अट्रैक्टिव बिजनेस है बट उसका नंबर करेंटली अट्रैक्टिव नहीं है, तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन फॉर जोमेटो। जो आजकल आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि क्या जोमेटो में इन्वेस्ट करे, कोई बोल रहे हैं हाँ, कोई बोल रहे हैं ना। मेरा मानना है हाँ, मतलब मैं थोड़ा हाँ की तरफ ज्यादा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो जोमेटो में, ये मेरा मानना है। बहुत लोगों का मानना है बिजनेस लॉस मेकिंग है, फ्यूचर में ज्यादा बोलना मतलब उतना पॉसिबल नहीं है। इवन झुंझुन वाला इज ऑल्सो नेगेटिव अबाउट जोमेटो, ठीक है बट मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्सनल मानना है कि जोमेटो लंबा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि सिर्फ बिजनेस का मतलब बिजनेस बहुत अच्छा है या बिजनेस बहुत बढ़िया है, इट्स नॉट द अल्टीमेट थिंग। अल्टीमेट मैटर इज कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। क्या एक दूसरा मतलब बिजनेस का नेचर एंड बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जब तक ये दूसरे को एक दूसरे को कंप्लीमेंट ना कर देता, इफ दे डू नॉट कंप्लीमेंट ईच अदर देन क्लियरली द कंपनी विल नॉट क्वालिफाई एज इन्वेस्टेबल ग्रेड। तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ आसपास में मतलब एक साथ खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सीरियसली मतलब ग्रेट कपल, वो ग्रेट बनेगा समय के साथ, तो वो देखना जरूरी है। तो जो आज देख लिया वो समझ जाएगा कि वो सच में लॉन्ग रन में कितना जबरदस्त कपल बन सकता है। तो एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी बात कुछ वैसा ही है, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस। तो अगर आप ये फंडामेंटल का आंसर ढूंढ लोगे ना, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे ये बिजनेस लंबा रन में कहाँ तक पहुंच सकता है। ओके तो अब चेकलिस्ट क्या है? इंटरेस्टिंग चेकलिस्ट है। बिफोर इन्वेस्ट योर प्रेसियस मनी यू मस्ट गो थ्रू दिस चेकलिस्ट, और इसको रीड कैसे करना है एंड आफ्टर रीडिंग दिस डेटा हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, वही सीखना है सर, वही सीखना है इक्विटी रिसर्च पार्ट 2 में। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया था ना? हाँ हाँ ठीक। इक्विटी रिसर्च पार्ट 2 में हमें वही बात करना है। समझ में आ रहा है? सुमित, सुबो बोलो, अनिमेश, विक्रांत, हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं? ओके तो सर क्या क्या सवाल आएगा? देखो सर एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है सर कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। चलो अच्छा बात है। वेरिएबल, तीन बातें यहाँ पर, वेरिएबल क्या है, कमेंट क्या है, और व्हाट डज इट सिग्निफाई। सर समझाओ। ओके नेट प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, कमेंट क्या है, एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई, ये आपको क्या सिग्निफाई करता है। तो मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा और फिर उसको सिग्निफाई भी करूंगा, तो लेकिन उससे पहले चेकलिस्ट देख लेना चाहिए। नेट प्रॉफिट ग्रोथ, इसमें कमेंट देखो सर, इन लाइन विद ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ। आपका नेट प्रॉफिट ग्रोथ ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई, रेवेन्यू ग्रोथ शुड बी इन लाइन विद प्रॉफिट ग्रोथ। बिजनेस का रेवेन्यू मतलब बिजनेस का सेल का बात कर रहे हैं सर,
बिजनेस में सेल बढ़ेगा तो सेल के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेल ही बढ़ा है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर, सेल बढ़ा है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है बोलो? प्रोडक्ट का प्राइस कम करने से। हाँ बोलो, समझ नहीं आया। प्रोडक्ट का प्राइस कम करने से। प्रोडक्ट का प्राइस कम करने से बिजनेस का सेल बढ़ सकता है बट प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ेगा नहीं। हाँ, ये एक अच्छा रीजन बताया आपने। और भी एक रीजन हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट मतलब बिजनेस सेल अच्छा हुआ बिजनेस में बट उस हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिला। और एक क्या रीजन हो सकता है? सर अपना लोन्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब डेट जट काफ़ी ज़्यादा है। हाँ चलो सर, ये भी एक बढ़िया है कि बिजनेस ने लोन इतना लिया है कि लोन का इंटरेस्ट चुकाते चुकाते ही बिजनेस का आधे से ज्यादा प्रॉफिट खा जा रहा है। इट्स अ वेरी गुड, ये भी एक अच्छा बात है। चलिए और एक पॉइंट भी ले सकते हैं ना, अगर बिजनेस ने क्रेडिट सेल बहुत ज्यादा किया, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, मतलब मार्केट में उधारी में ज्यादा बेचा, पैसा यस सर। कलेक्ट ही नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना। रेवेन्यू ग्रोथ इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस, बट रेवेन्यू ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज मीन कि उसका प्रॉफिट भी जबरदस्त ग्रो करेगा। और ये भी जो पॉइंट लोन का बताया आपने, ठीक है, या फिर विक्रांत ने एक पॉइंट बताया था मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा मतलब बेसिकली डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करना, ऐसे करते वक्त कंपनी ने फंस चुका है मार्केट में। आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट पॉलिसी लेके बिजनेस को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा है। रिसेंट रेट का 2 एग्जांपल मेरे मन में चल रहा है। सर बताओ, जल्दी बताओ सर। एक बिजनेस का नाम इतना जोर का फंसा, क्या बताऊं आपको? नाम सुना है आपने? किंगफिशर एयरलाइंस। हाँ सर, यस सर, विजय यस सर। विजय विजय माल्या। इनका प्रॉब्लम यस। क्या था? इनका प्रॉब्लम ये था कि हाई फाई प्रोडक्ट सेल कर रहा था, मतलब जो फैसिलिटीज या अम्यूनिटीज ये अपने कस्टमर्स को दे रहा था, ये कंपेटिटिवली बहुत ही हाई लेवल का था, बट कंपेटिटिवली प्राइस उस हिसाब से नहीं बना पा रहा था। तो बेसिकली थोड़ा डिस्काउंट में, मतलब ऐसे कहा जाता था, मैंने नहीं चढ़ा किंगफिशर में कभी, बट ऐसा कहा है बहुत लोग जिन्होंने चढ़ा है, उनसे बात हुआ था मेरा, तो बोल रहा था कि भाई किंगफिशर एयरलाइंस का जो इकोनॉमी क्लास है वो दूसरे का बिजनेस क्लास है। आप लोगों ने अगर किसी ने कभी एक्सपीरियंस किया है तो शायद बोल सकते हो। आई डोंट नो, मेरे को कभी ऐसा एक्सपीरियंस मौका नहीं मिला था जब तक किंगफिशर एयरलाइंस था, ठीक है। तो पॉइंट है कि किंगफिशर एयरलाइंस, अच्छा इसको छोड़ो, ये थोड़ा पुराना बात हो गया। रिसेंट ट्रेंड में एक और कंपनी का नाम याद आ गया सर, बिग बाजार। आप लोगों को पता है ना बिग बाजार सेल हो चुका है? हाँ सर, बिग बाजार सेल हो चुका है। बिग बाजार अपना बिजनेस को रिलायंस को बिक चुका है ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास है। इसके ऊपर एक केस स्टडीज था हम लोग का क्लास का, आई होप आप लोगों को याद होगा। ऑन दैट टाइम जो लोग बेसिक में डिस्कस किया था मैंने, जब मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का लाइव था उस टाइम पे मैंने बिग बाजार का केस स्टडीज आप लोगों से बात किया था। 25,000 करोड़ के आसपास का लॉस था, ठीक है। और रिलायंस को ऑलमोस्ट ऐसे ही किसी दाम में सेल किया बिजनेस को, और अपना जो लॉस है, सारा का सारा सेगमेंट नहीं, कुछ सेगमेंट सेल किया, कुछ सेगमेंट अभी भी उनके हाथ में ही है, किशोर बियानी के हाथ में। तो अभी भी इसका कुछ केस पेंडिंग है, वो अमेजन के साथ, अमेजन, रिलायंस एंड बिग बाजार के बीच में कुछ चल रहा है, स्पेशली अमेजन वर्सेस बिग बाजार। वो सिंगापुर कोड में कुछ प्रॉब्लम है कि अमेजन ने पहले कंपटीशन एक्ट के अंदर चल रहा है कि अमेजन बोल रहे हैं कि पहले मेरे साथ सेल करने का बात हुआ था, आपने रिलायंस को क्यों बेच दिया। इट्स काइंड ऑफ दैट। मैं इन सिंपल बताया मैंने आपको, लीगल मैटर्स में बाद में कभी चर्चा होगा कि क्या केस था अमेजन बिग बाजार या इसके बीच में, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर कि रेवेन्यू, जैसे बिग बाजार का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा था बट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाया, और इतना ज्यादा बाई वन गेट वन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया सर, ठीक है। तो रेवेन्यू ग्रोथ शुड बी इन लाइन विद द प्रॉफिट ग्रोथ। देखने में जो बहुत सुंदर लगता है जरूरी नहीं कि उसके अंदर भी उतना सुंदर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें हमें धोखा दे देता है। ऐसे हमारे देश में एक कहावत है कि पहले दर्शनधारी बाद में गुण बिचारे। आप लोगों ने सुना कभी ये कहावत? पहले दर्शनधारी बाद में गुण बिचारे, स्पेशली ये लड़की लोगों के लिए ज्यादा ये वाला। हाँ हाँ डायलॉग ना, हाँ बोलो, किसका डायलॉग? किसे बुझलाम ना? डायलॉग छिलो ना, किसेर डायलॉग बुझते পারছি না। बिहारी बिहारी डायलॉग? नहीं नहीं पता नहीं सर, बिहारी डायलॉग की बंगाली डायलॉग आई डोंट नो, बट ये कॉन्सेप्ट है। बंगाल में भी ऐसे बोला जाता है कि आगे दर्शनधारी পরে গুণ বিচারী, বাংলাতেও বলে, ঠিক আছে। মানে
आगे देखते सुंदर की ना, मतलब पहले देखने में सुंदर है कि नहीं वो देखना चाहिए, बाद में गुण विचार करना चाहिए। बट सर फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा अलग बात करता है। फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ देखने में सुंदर को कभी मौका नहीं देता, वो एक्चुअल में उसका गुण ढूंढता है। मतलब यू मस्ट फाइंड सम क्वालिटी इन बिजनेस, ठीक है, अंदर से कितना स्ट्रांग है। ऊपर का ढांचा फेयर एंड लवली से लगाया है कि क्या है डजंट मैटर, बट अंदर से बहुत गुणी होना चाहिए, अंदर से टैलेंट होना चाहिए। दैट इज द प्रायोरिटी इन फंडामेंटल केसेस। ये आपको समय के साथ साथ पता चलेगा। ओके, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, चेकलिस्ट नंबर 1। चेकलिस्ट नंबर 2, अर्निंग पर शेयर। अच्छा, ये जो भी मैं एग्जांपल्स यूज करता हूँ, इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे सोसाइटी में डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब किसी को भी किसी भी तरह का अंडर एस्टिमेट करने का, या फिर किसी को इंसल्ट करने का, या फिर किसी को ज्यादा ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हाँ सर, तो प्लीज मेरा ये सब एग्जाम्पल्स का आप गलत मतलब ना निकालें। ओके, अच्छा, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर शुड बी कंसिस्टेंट विद नेट प्रॉफिट। बिजनेस का जो ईपीएस है वो नेट प्रॉफिट के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब इफ ए कंपनी इज डाइल्यूटिंग इट्स इक्विटी देन इट इज नॉट गुड फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। सर मतलब समझाओ, इफ ए कंपनी इज डाइल्यूटिंग इट्स इक्विटी देन इट इज नॉट गुड फॉर इट्स शेयर होल्डर। मतलब अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा शेयर्स इशू कर रहा है, मतलब सपोज मानो कंपनी के पास 1 लाख शेयर होल्डर था, ठीक है, कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है और कंपनी के पास 5 लाख कैपिटल है। बात को समझिए, तो 5 लाख कैपिटल को अगर 1 लाख के बीच में बांटोगे तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा बताओ? 5 लाख कैपिटल को अगर 1 लाख के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा अर्निंग पर शेयर? अरे सर 5 ना। हेलो, यस सर। है ना, मतलब कैलकुलेशन सिंपल है, बट आप मतलब समझो। लेकिन सर अगर इसको डाइल्यूट करना है, सेफ और डाइल्यूट कैसे होता है, डाइल्यूटिंग ईपीएस आपको ये भी दिखने को मिल सकता है। आप मनी कंट्रोल वगैरह में चेक करोगे ना, यू ऑलवेज फाइंड 2 तरह का ईपीएस दिखता है, एक नॉर्मल ईपीएस और एक डाइल्यूटेड ईपीएस। अब डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या होता है, सपोज कंपनी के कुछ डिवेंचर होल्डर थे। क्या होल्डर थे सर? डिवेंचर होल्डर, मतलब जिनसे लोन लेके कंपनी बिजनेस कर रहा था। कोई नॉर्मल मतलब बेसिकली वो कंपनी को कैपिटल ही दे रहा है, बट वो शेयर होल्डर नहीं था। इतना दिन तक कंपनी का डिवेंचर होल्डर था। सपोज उसने कंपनी को 10 लाख का डिवेंचर देके रखा था 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। बट कंपनी ना, मतलब ये लोन जैसा है ना, तो लोन ही है एक्चुअली, और लोन कंपनी का रिस्क ही है। तो कंपनी क्या किया, डिवेंचर होल्डर को थोड़ा अपना लिया, मतलब मना लिया, और उसको बोला कि एक काम करो, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है आपको इंटरेस्ट देने के लिए, आप ना कंपनी का शेयर ले लो। तो ऐसे डिवेंचर से शेयर का दाम थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा कम का बात नहीं है। तो कंपनी का ऑन दैट टाइम जो भी शेयर प्राइस है, तो कंपनी बोल रहा है ठीक है भाई, आप ना कंपनी का शेयर होल्ड कर लो। तो 10 लाख के हिसाब से जो भी जितना शेयर्स होता है वो उसको दे देता है। सपोज कंपनी का 1 लाख शेयर था ना, कंपनी का शेयर होल्डर 1 लाख था। अब इस 10 लाख वाले डिवेंचर को लेने के कारण कंपनी का 10,000 का शेयर होल्डर बढ़ गया। अब बात समझ रहे हो? मतलब डिवेंचर वाले को क्या किया सर, डिवेंचर होल्डर को शेयर होल्डर करा दिया। जो कंपनी को लोन दिया था वो कंपनी का अपना शेयर होल्डर बना लिया, ओनर बना लिया। डिवेंचर होल्डर कभी ओनर नहीं बन सकता, वो कंपनी का लोन प्रोवाइडर ही है। लेकिन लोन प्रोवाइडर को अगर कंपनी का स्टेक दे दिया जाए तो क्या हो गया सर, 5 लाख शेयर जब 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो पर शेयर का अर्निंग था 5%। अब 5 लाख शेयर को जब 1 लाख 10 से डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा बताओगे थोड़ा? 5 लाख कैपिटल को जब 1 लाख 10,000 शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पर शेयर कितना हो जाएगा? 4.5। अरे बोलो सर, सही बोला ना मैंने? ये 4.5 ही तो होगा। क्या मेरा कैलकुलेशन सही है? यस सर। है ना? तो क्या हो गया सर, अर्निंग पर शेयर 5 से 4.5 ना हो गया? अर्निंग पर शेयर 5 था, अब 4.5 दिख रहा है। अब ये it's not a good sign. It's not a good sign. If a company is diluting its equity share, then it's not a good for its shareholder. मतलब जो पुराने शेयर होल्डर्स है, अगर मतलब कंपनी डाइल्यूट ना प्रॉब्लम में करता है, ऐसे नहीं करता है। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ा था ना कि डिवेंचर वाले को पैसा नहीं दे पा रहा था, तो कंपनी उसको अपना शेयर दे दिया। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस कहलाते हैं सर। तो देखना चाहिए आपको कि कंपनी का क्या इश्यूज है, क्यों कंपनी लोन का इंटरेस्ट रिपे कर नहीं पा रहा है, या डिवेंचर वालों से जो पैसा लिया था उनका इंटरेस्ट क्यों रिपे नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है।
डिवेंचर मतलब इंडिविजुअल या कंपनी, जो एक कंपनी दूसरे कंपनी को भी लोन दे सकता है, एक इंडिविजुअल इंसान दूसरे कंपनी को डिवेंचर या बॉन्ड इशू कर सकता है, तो दिस इज कॉल्ड डिवेंचर। ठीक है, जिनको डिवेंचर का मतलब पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता मैं बोला। ठीक है, इट्स लाइक लोन। तो ईपीएस का ये वाला बात देखना बहुत जरूरी है। सर दिखाओ तो सही, अरे वेट करो सब दिखाएंगे, अब पहले थोड़ा चेकलिस्ट बता देने दो। सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताओ। सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली जीपी मार्जिन, मतलब दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। मतलब इसके बाद कंपनी का और भी कुछ खर्चा वगैरह होगा, जिसके बाद कंपनी को नेट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के मार्जिन कंपनी का कम से कम 20% से ज्यादा होना चाहिए। इट्स अ गुड साइन टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी। जिस कंपनी का जीपी मार्जिन 20% से ज्यादा हो, ऐसा कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और करने का चांसेस भी बढ़ा सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। हायर द मार्जिन, हायर इज द एविडेंस ऑफ सस्टेनेबल मोट। सर मोट मतलब, सर मोट मतलब कंपनी का एक मोटिव समझ सकते हो। ये मोट के बारे में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड लेवल में वॉरेन बफेट ने बताया। ये मोट के ऊपर भी क्लासेस है जो मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, एक बार प्लीज वो भी गो थ्रू करना, जहां पर वॉरेन बफेट मोट के बारे में क्या बताया कि किस तरह से आप कंपनी का मोट को पहचानोगे, मतलब कौन सा कंपनी लंबा रेस का घोड़ा बनेगा वो कैसे पता चलेगा। ऐसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी कंपनी में जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मैं उसको अपनी बेटी की तरह पालता हूं। सर वाई दे ट्रीट द शेयर एज ए डॉटर, बिकॉज एक बेटी लायबिलिटी नहीं होता, बेटी बहुत बड़ा एसेट होता है। ये गलत सोच है हमारे सोसाइटी में कि बेटी को लायबिलिटी की तरह पालते हैं कि दूसरे के घर चला जाएगा बोल के, बट नहीं। दूसरे के घर जाके भी, मतलब बेसिकली एक बेटी घर में जन्म लेते हैं, उस घर में वो शान होते हैं, घर की खुशी होती है, उनका शिक्षा, उनका एडुकेशन, उनका क्वालिटी, घर का शान। और जब वो ससुराल चले जाते हैं, मतलब जब वो दूसरे के घर में शादी करके चले जाते हैं, तो वहां पर भी जाके अपने माँ पापा का रेस्पेक्ट को बढ़ाते हैं। सो एग्जैक्टली डॉटर के साथ कंपेयर करके उनका मानना है, जब मैं किसी स्टॉक को खरीदता हूँ तो वो स्टॉक मेरे लिए मेरे बेटी जैसा है। मैं ठीक जैसे अपनी बेटी को पालता हूँ वैसा ही वैल्यूएबल स्टॉक वो चूज करता है। और फिर जब मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को किसी कारण से सेल करता हूँ, ठीक है, तो वो सेल करके मुझे उतना ही रेस्पेक्ट देता है जैसे कि एक डॉटर दूसरे के घर जाके रेस्पेक्ट देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर व्हाई वॉरेन बफेट अपने एक स्टॉक चूजिंग को डॉटर की तरह ट्रीट किया। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बट सर ये बोलना जितना आसान है, ये समझना उतना ही कठिन है सर। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर, इसको यस इसको कहते हैं मोट। सर ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स, अरे सर ऐसे एग्जाम्पल्स रिसेंट ट्रेंड में हमारे देश में भी कुछ अच्छा अच्छा है। सर ऐसे कौन सा एग्जाम्पल्स आपके मन में आ रहा है? सर मेरे मन में एक कंपनी के बारे में आ रहा है सर, ये देखो सर, आईचर मोटर के बारे में मेरे दिमाग में चल रहा है, इन्फो एज के बारे में मेरे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, आईचर मोटर को देखो, करेंटली 2500 के आसपास का स्टॉक चल रहा है। डी मार्ट के बारे में मेरे दिमाग में चल रहा है। मोट मतलब जिस बिजनेस का फंडा बहुत स्ट्रांग है, जो उस पर्टिकुलर बिजनेस को लंबा रेस में बहुत दूर लेके जा सकता है। और ऐसा बिजनेस फाइंड आउट करना किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। से फॉर एग्जांपल जस्ट लुक, आइचर मोटर का बिजनेस, ये रॉयल एनफील्ड बनाने वाले कंपनी है, एक्चुअली बाद में एक्वायर किया रॉयल एनफील्ड को। इससे पहले ट्रक वगैरह भी बनाते हैं आइचर मोटर। लुक हियर, इसका 2014 तक का स्टॉक का प्राइस देखो सर, अप टू 2013-14 तक, मतलब जस्ट 5-6 इयर्स बैक, जस्ट 5-6 इयर्स बैक 300 350, इवन 2011 में इस पर्टिकुलर स्टॉक 100 रुपीज में चल रहा था। क्या आप लोगों को दिखाई देख रहा है सर? हाँ, 2011 में 100 रुपीज, 2005-8 में तो कुछ भी वैल्यू नहीं, एक जीरो के आसपास की वैल्यू में 40 रुपीज समथिंग चल रहा था। उसके बाद ये स्टॉक देखो 15 के बाद से ये स्टॉक क्या गजब का, मतलब मार्केट लीडर बन रहा है, बिकॉज वही रॉयल एनफील्ड की मेन रीजन है ऑब्वियसली। ठीक है, तो रॉयल एनफील्ड के साथ साथ और भी रीजंस है, आप जाके केस स्टडीज करोगे तो समझ में आएगा। तो ये आइचर मोटर ऑब्वियसली मोट में एक गजब पॉइंट है, मतलब जो इस पर्टिकुलर बिजनेस को सस्टेन किया है, मतलब इस बिजनेस में कुछ तो बात था जो इस पर्टिकुलर बिजनेस को सस्टेनेबल बनाया है। और यही सस्टेनेबिलिटी, टिकना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आई होप यू नो सर डार्विन का ये थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप सर्वाइव तभी कर सकते हो जब आप फिटेस्ट रहोगे, और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसी के लिए है जो समय के साथ अपने आप को चेंज भी करना जानता है। हाँ सर, मतलब गिरगिटी की तरह नहीं, बाद बाद में रंग बदलना, समय के साथ चेंजेस, मतलब टफ टाइम में कैसे बिहेव करना चाहिए ये आपको आना चाहिए। सर एक कंपनी के बारे में मेरे को याद आ रहा है, पेज इंडस्ट्रीज, नाम तो सुने होंगे।
हाँ सर, पेज इंडस्ट्रीज, अरे सर ये जाने जाते हैं सर जॉकी के लिए। जॉकी जो गारमेंट्स कंपनी है ना, नाम तो सुने होंगे, हेलो, यस 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 यस। है ना, ये जॉकी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जॉकी का जो कंपनी है, वो जॉकी का मेन कंपनी का यही मेन लाइसेंस होल्डिंग है, मतलब जॉकी का लाइसेंस इसी के पास है, पेज इंडस्ट्रीज के पास, वो यही सब काम करते हैं, एक्सक्लूसिव लाइसेंस ऑफ जॉकी। ये देखो, पेज इंडस्ट्रीज इंडियन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर ऑफ इनर वेयर, लॉन्ग वेयर एंड सॉक्स। सिर्फ मतलब सोच सकते हो आप, एक्सक्लूसिव लाइसेंस ऑफ जॉकी इंटरनेशनल इन इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड कतार। In 2011, it licensed Speedo Swimwear and Paintland Group of India and Sri Lanka. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये पेज इंडस्ट्रीज शेयर का प्राइस देखो सर 32,000 के आसपास का, नहीं 31, हाँ ऑलमोस्ट 32,000 का। लेकिन सर अगर आप इसका बिजनेस 5 साल पहले भी देखो 15,000 था। अगर आप थोड़ा और पुराना डेटा देखोगे जो गूगल में मुझे करेंटली मिल रहा है, इवन अराउंड 2010 1500 समथिंग, 2008-9 में एक स्टॉक 400 के समथिंग चल रहा था। सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप समझो, ऐसा नहीं कि पेज इंडस्ट्री जैसा और बिजनेस नहीं आने वाला है, अरे अरे बहुत बिजनेस आने वाला है, आ भी रहा है, पहचानने की देरी है। अगर आप लोग डीमार्ट को देखते हो, सर क्या बात करता हूँ सर, डीमार्ट, आई होप ये भी आप एक बहुत अच्छा कंपनी है, जो लोग स्टॉक मार्केट बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि डीमार्ट से हम लोग कितना सारा डिस्कशन करते थे। जब ये लिस्टेड हुआ था 300 350 समथिंग 2017, 300 350 समथिंग में 2017 में लिस्टेड हुआ था। बट ये इसका बिजनेस में दम है, राधा कृष्णन दमानी राकेश झुंझुनवाला का गुरु माना जाता है, इंडिया का वन ऑफ द एस इन्वेस्टर माना जाता है। इस बिजनेस में लास्ट आप देख सकते हो, ये जब लिस्टेड हुआ था ऑलमोस्ट 300 का इसका आईपीओ प्राइस था, और जिस दिन लिस्टेड हुआ था डबल 616 616 लिस्टिंग डे में डबल हुआ था। ये याद है किसी को यहाँ पर जो है, एक सुमित को याद होगा, शुभ को शायद याद होगा। হ্যালো अगर हाँ बोल। দাদা, এইটা শুধু ওই তোমার রাধাকৃষ্ণ ধামানি ওই কি একটা নাম বললে না কি ওর গুরু না, আর একজন রয়েছে যেটা হচ্ছে তোমার ওই কোটাক ব্যাংকটা বানিয়েছিল, উদয় কোটাক। उदय कोटक, उदय कोटक, हाँ उदय कोटक उनका भी गुरु है। সেম জিনিস হ্যাপিয়েস্ট মাইন্ডের সাথেও হয়েছে। हाँ एग्जैक्टली, वो भी तो क्लास में डिस्कस था। कैम्स 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 के साथ আছে, হ্যাপিয়েস্ট মাইন্ড আছে। हैप्पीएस्ट माइंड है, कैम्स है ऑब्वियसली, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड में बात कर रहे हैं सुबो एंड सुमित। हैप्पीएस्ट माइंड, ये भी क्लास में जबरदस्त डिस्कशन चल रहा था हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में लास्ट ईयर मोस्ट प्रोबब्ली, है ना, लास्ट ईयर ही तो आया था, ये लास्ट ईयर ही आया था, आप देख सकते हो लिस्टिंग डे में ये भी डबल हुआ था। 150 समथिंग इसका 200 समथिंग था, 360 समथिंग में हैप्पीएस्ट माइंड। टेक्नोलॉजिकली इसके पास काफी अच्छा बिजनेस है। कैम्प्स के साथ भी हुआ है रिसेंट ट्रेंड में। ये म्यूचुअल फंड का जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है ना इंडिया में, उसका मोनोपोली है इसके पास। तो सर एक्चुअली मैं अरे बाप रे, कैम्प्स का प्राइस देख रहे हैं आप लोग। হ্যালো हाँ बोल। দাদা, হ্যাপিয়েস্ট মাইন্ডটা বলছিল বলে আমি বলছিলাম, হ্যাপিয়েস্ট মাইন্ডের আমি একটা ডেটা খুলেছিলাম, তো ওখানে বেসিক্যালি বলছে যে তোমার মানে যে কোনো আইটি কোম্পানি, ইভেন তোমার টেক মাহিন্দ্রা পর্যন্ত ওদের আইটি কোম্পানি যেটা রয়েছে মানে ফুললি মানে অনলাইন ওদের যে সার্ভিস দেয়, তার हाँ हाँ রেভিনিউ ওরা যেটা পায় সেটার 30-40% এর ওপরে যায় না। কিন্তু একমাত্র হ্যাপিয়েস্ট মাইন্ড ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট কোম্পানি, যার ফুললি অনলাইন ইনকাম রয়েছে অনলি এদের 90%, মানে যার রেভিনিউ তার 90% ইনকাম হচ্ছে অনলাइन सेक्टर থেকে ওরা ইনকাম করে। তাই ऑनलाइन জন্য सेक्टर से। कैम्स का भी तो देख, इसका भी देख, याद होगा लास्ट ईयर, हाँ 1400 में 1200 का आईपीओ था, 1400 में लिस्टेड हुआ था, जस्ट 1 ईयर, जस्ट लुक। इसका भी बिजनेस में मोनोपोली था, हम लोगों ने बोला था क्लास में, जिन लोगों ने लिया था इनके पास अभी भी होल्डिंग है, वो छोड़ो मत सर, रहने दो, बिजनेस बहुत दूर जाएगा। বেচ দিয়া দাদা। बेच दिया। ओके ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का, मैं आपको स्टॉक का ये कोई ग्रेडीनेस नहीं है, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी का बिजनेस देखो, ऐसे और भी आपको बहुत फेक कंपनी भी दिखेगा जिसका मतलब बिना किसी मतलब विदाउट एनी प्रॉपर रीजंस ग्रोथ हुआ है। तो प्रॉपर रीजंस बिना ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर रीजंस का ग्रोथ चाहिए। तो उसके लिए चेकलिस्ट क्या होना चाहिए सर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन 20%, हायर द मार्जिन हायर इज द एविडेंस ऑफ ए सस्टेनेबल मोट। जो बिजनेस का मतलब मोट मतलब जो 20% से ज्यादा जीपी मार्जिन मेंटेन कर पाएगा,
वो बिजनेस का सस्टेनेबल होने का चांसेस बढ़ जाता है। उसके साथ और भी रीजंस है, बट ये वन ऑफ द रीजंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फोर्थ पॉइंट देखना सर, फोर्थ पॉइंट चेकलिस्ट का फोर्थ पॉइंट, डेब्ट लेवल। जैसे इसके बारे में आदित्य बात कर रहा था कि सर कंपनी का लोन है तो वो देखना चाहिए। यस सर, कंपनी का लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट ट्रेंड में अदानी पोर्ट को इसके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। सर क्यों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कंपनी शुड नॉट बी हाईली लेवरेज्ड। कंपनी जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज डेब्ट एक ऐसा चीज है कि कंपनी खुद खाए ना खाए, इनको तो देना पड़ेगा। बिजनेस का एक रूल है सर, बिजनेस का एक रूल है, बिजनेस जो भी पैसा या कैपिटल बिजनेस जुगाड़ करते हैं और उसको जब वो बिजनेस में यूज करता है, तो बिजनेस का रूल ये कहता है कि सबसे पहले तो लोन वाले को उनका पैसा देना पड़ेगा। बिजनेस का रूल यही है कि फर्स्ट, आपका फर्स्ट ड्यूटी है कि फर्स्ट रीपे दी डेब्ट। मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ जिसको मैं फाइनेंशियल पोएट्री भी बोलता हूँ। शायद किसी ने पहले भी मेरे से सुना है या नोट किया है, मैं बाद में फिर से एक बार बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है डेब्ट के कारण, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि बिजनेस का ये एक कैरेक्टर है कि खुद खाए ना खाओ, दूसरे का पैसा पहले दो। ये हर बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा है। अब ये सिंपल सा फंडा बिजनेस को ऑब्वियसली रिस्की जोन में भी डाल सकता है। जैसे किसी भी बिजनेस का एक सिंपल बात बताओ मुझे कि कोई भी बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है। अनिमेश, अनिमेश को अगर मेरा आवाज आ रहा है, ठीक है, तेरा साउंड प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं समझ गया तेरा। किसी भी बिजनेस का सिंपल फंडा है उसका सेल्स। बिजनेस में सेल्स है तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस रनिंग है ना, उसका मतलब बिजनेस चल रहा है। सेल्स से कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसका वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस। तो बिजनेस को मिल जाता है क्या, कोई बोलेगा मुझे? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या बोलते हैं सर? जिसको कंट्रीब्यूशन, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, जिनको पता नहीं है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब सर डे टू डे प्रॉफिट, मतलब कोई भी दुकानदार अपने दुकान चलाते हैं, पर डे बिजनेस में जो सेल होता है और पर डे बिजनेस में जो कॉस्ट होता है वो उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रॉफिट, ये डेली का कंट्रीब्यूशन, मतलब आज मेरा बिजनेस मेरे को कितना कंट्रीब्यूट किया। सिंपल बात है, चाहे आप एक फुचका स्टॉल चलाओ, चाहे आप एक ग्रोसरी दुकान चलाओ, आपका बिजनेस आज आपको कितना कंट्रीब्यूट किया, ये कहता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से आपका दुकान का कुछ फिक्स कॉस्ट होगा, रेंट वगैरह होगा, वो लेस करना पड़ता है। ठीक है, ये सिंपल बता रहा हूँ सर। ऐसे हर बड़ा बिजनेस में बड़ा फिक्स कॉस्ट होता है। जब आप लोग पीएल बैलेंस शीट रीड करते हो, आपको पता होता है कि कैसे वो सब चीज आपको देखने को मिलता है। और वो सब चीज मैं रीड कराऊंगा, जिनका पीएल बैलेंस शीट होके रखा है उनको पता है, और जिनको नहीं हुआ है वो पड़ेगा, एकदम जबरदस्त पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन से जब आप फिक्स कॉस्ट को हटाते हो, आपको क्या मिलता है, कौन बताएगा मुझे? सर ईबीआई टीडीए, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट का वैल्यू गिरना समय के साथ। हर जैसे आपका मोबाइल 2 साल पहले 20,000 का था, अभी 10,000 में भी सेल नहीं होगा, तो बाकी 10,000 कहाँ चला गया, वो है डेप्रिसिएशन। आप समझ रहे हो सर? डेप्रिसिएशन तो समझ रहे हो ना? ये नॉर्मली फिक्स्ड एसेट पे लगता है। फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू नेचुरल कारण से डिटोरिएट करता है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और एमोर्टाइजेशन क्या है सर? सर इंटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं ना, इंटेंजिबल एसेट्स मींस, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब सर जैसे कि पेटेंट, गुडविल वगैरह होता है ना, उसका भी धीरे धीरे वैल्यू गिरता है। जैसे कि आप मुझे एक चीज बताओ, आज से 10 साल या 15 साल पहले 15 ईयर्स बैक, 10 ईयर्स मानते हैं सर, 2000, हाँ 15 ईयर्स अच्छा रहेगा। आज से 15 ईयर्स बैक नोकिया का जो ब्रांड वैल्यू था, क्या आज भी वो ब्रांड वैल्यू नोकिया का है? टेल मी सर, बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं सर, नहीं है ना? तो नोकिया उस टाइम पे अपना गुडविल का कुछ तो वैल्यू लेता होगा, जिसको भी अपना फ्रेंचाइजी देता था। हाँ सर, जिसको भी अपना बिजनेस का फ्रेंचाइजी देता था तो उसका वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छा खासा कमा लेता था। बट क्या सर 2021 में कौन सा बिजनेस नोकिया का फ्रेंचाइजी लेने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा? बहुत ही कम। ऐसा नहीं कि एकदम नील हो गया, बट बहुत कम। तो ये इंटेंजिबल्स है। गुडविल किसी भी बिजनेस का दिखता है, मतलब फील कर सकता है आप। किसी भी बिजनेस का गुडविल को जस्ट आप फील कर सकते हो, इसलिए इसको इंटेंजिबल्स कहते हैं। ये अकाउंटेंसी में सिखाया जाता है, इंटेंजिबल्स एसेट्स। ठीक है, तो जब इंटेंजिबल्स मतलब जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, उसका वैल्यूएशंस में गिरावट आता है ना,
तो उसको बोलते हैं सर एमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं सर? एमोर्टाइजेशन। ठीक है। और डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के होते हैं, जैसे कोई प्लांट है, फैक्ट्री है, मशीन्स है, ठीक है, उस सब चीजों का डेप्रिसिएशन होता है। तो सर मैं करेंटली ये डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को थोड़ा साइड में करता हूँ। ठीक है। ऐसे आपको, आप जब भी किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में चेक करोगे, आपको ये ईवीआई टीडी ये सब कुछ दिखेगा। ऐसे आप अभी आपको मैं शो कर रहा था, ऐसे अदानी पोर्ट का क्या दिखाई दे रहा है, देखो टोटल रेवेन्यू मतलब क्या है सर? सेल्स, है ना? दिख रहा है कि नहीं? ये अदानी पोर्ट का जो भी मैंने यहाँ पर चेक कर रहा है टिकट टैप में, आप देख पा रहे सर, टोटल रेवेन्यू है, ईवीआई टीडीए है, वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हो ना? तो टोटल रेवेन्यू से जब उसने वेरिएबल कॉस्ट को हटाया, जो मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, वही यहाँ पर इन लोगों ने कैलकुलेट किया और फिर आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख रहा है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू ईवीआई टीडीए। समझ में आया सर? अरे समझ आ रहा है ना? तो ये जो वैल्यू आपका निकलेगा, इसको बोलते हैं सर ईबीआई टीडीए। अब मैं यहाँ पर ईबीआई टीडीए मतलब फिक्स कॉस्ट के अंदर कुछ मान ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल ईबीआईटी लिख रहा हूँ, डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन को थोड़ा मैं साइड कर दिया। ठीक है। ईबीआईटी से आपको सबसे पहले, ये क्या है? ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये आपका पहला प्रॉफिट। लेकिन ये ऐसा प्रॉफिट है जहां से अभी आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और ये इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करना होता है? टेल मी सर। इंटरेस्ट डेब्ट के ऊपर पे करना होता है ना? आपका जो मार्केट में लोन है, आपको लोन के ऊपर डेब्ट देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस विक्रांत बोल, डेब्ट किसके ऊपर पे करना है? इंटरेस्ट किसके ऊपर? डेब्ट के ऊपर, लोन के ऊपर। एग्जैक्टली। चलो सर वही देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। अदानी में कहाँ चला गया अदानी? ये देखो ईबीआई टीडीए से फिर पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो मैंने ईबीआईटी बोला उसको ईबीआईटी या पीबीआईटी दोनों बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट और अर्निंग दोनों को इंटरचेंजेबली यूज होता है। आई होप यू ऑल नो सर। इसको पीबीआई भी बोल सकते हैं, पीबीआईटी या ईबीआईटी। तो यू कैन सी हियर पीबीआईटी, फिर यहाँ से इंटरेस्ट देगा, फिर इंटरेस्ट देने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं पीबीटी। क्या बोलते हैं सर? पीबीटी। और इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट का पहला पार्ट है ना सर, जो आपको दूसरे को देना पड़ता है। ईबीआई टीडीए या फिर ईबीआई टीडीए के अंदर तो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है, इसलिए मैं थोड़ा उसको साइड कर दिया, बिकॉज इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन छुपा हुआ है। फिर पीबीआईटी के अंदर वो वाला अमाउंट को हटाया गया। अब पीबीआईटी के अंदर मतलब ईबीआईटी या पीबीआईटी का जो आपका पहला प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पहला पार्ट किसको देना है सर? सर प्रॉफिट का पहला पार्ट इंटरेस्ट वाले को देना है। उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ईबीआईटी से हटाओ सर, ईबीआईटी से इंटरेस्ट को हटाओ, आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा? ईबीटी और पीबीटी। सर ये बेसिक पोएट्री हमेशा याद रखिएगा। अब यहां से आपको सरकार को टैक्स देना है, और जब गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर दोगे, आपके पास पड़ा रहेगा पैट। एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूं, किसी को शायद नहीं पता, इसलिए पैट मिलने के बाद आपका पहला काम क्या होगा? यही आपका अर्निंग है, पैट या ईएटी, दिस इज योर एक्चुअल अर्निंग। अब यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से क्या करोगे बोले तो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर है बिजनेस में, प्रेफरेंस वाले जिनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, फिक्स परसेंटेज प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो वो पे कर दो। उसके बाद जो अमाउंट आपका पड़ा रहेगा, दैट इज कॉल्ड सर अर्निंग फॉर इक्विटी, मतलब वो कैपिटल है जो इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग है। दिस इज कॉल्ड अर्निंग फॉर इक्विटी। अब ये इक्विटी अर्निंग को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिल जाता है अर्निंग पर शेयर। ओके। अब इसी का तो लोग दिमाग खराब करके देख लेते हैं, भाई ईपीएस देखो, ईपीएस देखो, फंडामेंटल लेवल में बहुत चर्चा होता है सर। यू कैन सी इट हियर। ईपीएस, डीपीएस के बारे में बाद में बात करते हैं सर, डिविडेंड पर शेयर, पे आउट रेशियो इज आल्सो डिफरेंट एरिया, बाद में बात करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। यहाँ तक का ये जो दिखाई दे रहा है, क्या इसका समझ आ गया सर? यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे हम लोग? हेलो सर एक बार एक चीज बताइए ना सर, ये जो वैल्यूज हैं ये 12.333, ये किस चीज, ये मतलब किस हिसाब से लिखी गई हैं? कहाँ रे, कहाँ दिखाई दे रहा है? ये किस हिसाब से? ये जो किस फर्स्ट हिसाब ईयर से लिखा है? अरे ये तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट चेक करके बैलेंस शीट से लिखा गया है, पीएल से लिखा गया है। कंपनी का पीएल चेक करना पड़ेगा इसके लिए।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देख, ये मेरे पास अभी अदानी का ओपन नहीं है, मैं तुमको यहीं से दिखाता हूँ, एक सेकंड, अदानी भी है मेरे पास, अदानी, अच्छा ठीक है, कोई भी देख लो, अभी बाद में देख लेना अदानी को ओपन करके। ये क्लोज में है ना, ये सारे जितने भी हैं। हाँ मैं सारा का सारा बता रहा हूँ, नॉट जस्ट वही अदानी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नॉट जस्ट रेवेन्यू। ये देखो सर, ये है बैलेंस शीट एंड पीएल, दिख रहा है ना? यस, ठीक है, डेटा को यहाँ से मिलता है सर। जैसे ये कौन सा डेटा दिख रहा है सर, हमेशा आपको किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट, ये सब हम लोग सीए लेवल में जो लोग पढ़ाई करते हैं या सीए में पढ़ाई करते हैं, उन लोग डिटेल्स में सीखते हैं एकदम सर। 11-12 से कॉमर्स भी पढ़ते हैं, वहां पर भी सिखाया जाता है, बट ऑब्वियसली सीए सीए में एज वेल एज सीएस लेवल में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, तो वहां पर उनको ज्यादा सीखने को मिलता है। बट यहाँ पर भी मैं इसको रीड कराना सिखाता हूँ, ऐसे मैं पहले एक बार कराया और फिर बाद में कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बैलेंस शीट रीड कराना या फिर बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है, उसी से तो डेटा लिया जाएगा ना। तो ये देखो सर, बैलेंस शीट के अंदर आपको बिजनेस का कैपिटल का सिनेरियो, ठीक है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, मार्केट में कितना इक्विटी है, मार्केट में कितना लायबिलिटी है, ठीक है, ये सब चीज आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। बिजनेस का एसेट कितना है वो भी आपको यहाँ से मिलेगा, और बिजनेस का रेवेन्यू कितना है वो आपको पीएल से मिलेगा। तो किसी भी बिजनेस का जो बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट होता है, जैसे ये अमेरन का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, अमरा राजा एनुअल रिपोर्ट 13-14 का डेटा यूज कर रहा हूँ करेंटली में, आप चाहो तो 19, 20, 21 जो यूज करना चाहते हो, जैसे ये 2021 था, ये जो डेटा था ये 2021 का डेटा था, सॉरी 1920 का डेटा था। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को यूज कर सकते हो बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। एक सेकेंड, समझ में आ रहा है रे? बोल, हेलो, यस सर, यस सर, है ना? तो ये देखो, दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कहते हैं सर? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस कहते हैं। यही तो जो लोग अकाउंटेंसी का पढ़ाई करता है उनको तो बचपन से यही सब ट्रेनिंग मिलता रहता है ना? जो लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग सीए सीए में पढ़ाई कर रहा है, इंटर में है, फाइनल में है, ठीक है, फाउंडेशन कर रहा है, कोई है। तो बेसिकली पॉइंट ये है सर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ये पीएल का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली बिजनेस अपना अर्निंग बताते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर कोई सीए सीए में करके आए, बट एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस अपना अर्निंग का जो एरिया है क्या कहाँ से मिलता है। बिजनेस रेवेन्यू अर्न करता है प्रोडक्ट सेल करके, जैसे ये बैटरी बिजनेस करता है तो बैटरी सेल करके आ रहा है। 2013 में 32,000 मिलियन का प्रोडक्ट सेल किया था, 2014 में 38,000 का प्रोडक्ट सेल किया था। और ये ऑथेंटिक है कि नहीं है इसका प्रमाण कैसे मिलता है? मतलब ये डेटा को तुम भरोसा करोगे तो कैसे करोगे सर? उसके लिए ऑडिट होता है बिजनेस में, ठीक है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना सर, फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, ठीक है। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो कॉस्ट ऑडिट करते हैं, वो ऑडिट करके बताते हैं कंपनी का डेटा सही है बोल के, ठीक है। और ये पावर कौन दिया है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है, ठीक है, कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा। क्या दिखाई दे रहा है? इसीलिए तो क्वेश्चन हुआ था ना कि कौन बिजनेस का ऑडिटर है, आपको पता होना चाहिए। चेकलिस्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे इक्विटी रिसर्च का पार्ट 1 स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में पढ़ रहा था कि हु इज द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, सॉरी हु इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये है ऑडिटर ई फाल्गुना कुमार एंड कंपनी। ये 2013-14 के टाइम पे एमरन का ऑडिटर था। अब 1920 के डेटा चेक करो, आपको वहां पर अभी का मिलेगा, ठीक है। चतुर्वेदी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड फर्म है एंड ई फाल्गुनी कुमार एंड कंपनी चार्टर्ड फर्म है। अब ई चैतन्य इनका चार्टर्ड थे और रघुनाथा राव बालिनेनी ये इनका चार्टर्ड थे जिन्होंने कंपनी को ऑडिट किया। रामचंद्रन एन गल्ला कंपनी का चेयरमैन है। सीएफओ मतलब ये कंपनी का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीए में हो सकता है, सीएफओ है। और जयदेव गल्ला वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है। एम आर रंजन कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है। ये सब कंपनी का मैनेजमेंट है, बट ये कंपनी का आउटसाइडर्स है। ऑडिटर कंपनी का आउटसाइडर्स है, वो कंपनी का डेटा को न्यूट्रल लेवल में चेक करता है सर जब करप्शन होता है इन्हीं के कारण होता है, बिकॉज ये इनको सब पता होता है, इनको सब पता होता है। बिग फोर फर्म लाइक पीडब्ल्यूसी, ठीक है, फिर आपका डेलॉयट, दे नो एवरीथिंग, ठीक है। अगर यही लोग करप्टेड हो जाए तो फिर बिजनेस का डेटा भी करप्टेड हो जाएगा, बिकॉज इनको सब पता होता है कि बिजनेस में कहाँ गड़बड़ है। ये जो रिसेंट ट्रेंड में जो भी करप्शन का खबर हम लोगों को मिलता रहता है ना, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, या आपका नीरव मोदी का केस, या फिर आप देख लो ना इसका आईसीआईसीआई बैंक में चंदा कोचर जी का केस, ठीक है। ऑडिटर नो एवरीथिंग, ऑडिटर को सब पता होता है। यस बैंक का राणा कपूर, हाँ एग्जैक्टली, वो भी यस बैंक का राणा कपूर, ठीक है। जितना भी करप्शन है ऑडिटर नो एवरीथिंग। अगर ऑडिटर बात को छुपा देता है ना, या फिर वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, बदले में कुछ, छोड़ो सर बोलना नहीं चाहिए,
इट्स अ वेरी रेस्पेक्टिव प्रोफेशन, बट फिर भी जो भी सर, जब ज्ञानी लोग किसी भी चीज को मैनिपुलेट करता है ना, तभी गलत काम होता है। एक्चुअली हमारे देश में मूर्खों के लिए कभी गलत काम नहीं होता है, मतलब जो इलिटरेट है ना, वो कभी देश को गंदगी नहीं फैलाता, गंदगी फैलाते एडुकेटेड लोग। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, एडुकेटेड लोग वही बना सकते हैं और वही गिरा देते हैं। जो भी हो, छोड़ो बात को, आगे बढ़ो। तो ईपीएस का कहानी समझ आ गया होगा आप लोग। अब सर चलो फिर से मेन पॉइंट में आ जाते हैं। तो डेब्ट लेवल के बारे में, हम अदानी के बारे में क्यों बात कर रहे थे जानते हो? कंपनी शुड नॉट बी हाईली लेवरेज्ड। व्हाई? बिकॉज हाई मींस कंपनी इज ऑपरेटिंग ऑन ए हाई लेवरेज, हाई रिस्क में ऑपरेट कर रहा है। प्लस द फाइनेंस कॉस्ट ईट्स अवे द अर्निंग्स, मतलब बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, पहला प्रॉफिट किसको जाएगा? हाँ, अब गाना गाने लगोगे, हाँ ये मेरा पहला पहला प्रॉफिट है, हाँ सर, लेकिन वो प्रॉफिट आपका नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो मेरा बात? अरे गाना सुने कि नहीं सुने? हाँ ये मेरा पहला पहला प्रॉफिट है। सर आप गाना का लाइन को चेंज कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आप समझ गए ना, बस उतना काफी है। ये जो पहला पहला प्रॉफिट है बिजनेस का, ये पहला पहला प्रॉफिट का अगर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अगर इंटरेस्ट खा लेगा, तो इंटरेस्ट इज कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट। अब इसके अंदर कौन कौन हो सकता है? सर बैंक हो सकता है, डिवेंचर वाले हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली एनबीएफसीज हो सकते हैं, इसी के पास बैंक का लोन या फिर डिवेंचर वालों के पास कंपनी का लोन का अमाउंट है, जो कंपनी उनसे लेके बिजनेस कर रहा था। लेकिन दिस इज द रूल कि आप जो भी पैसा बाहर वालों से लिए हो, उनका पैसा पहले वापस करो। सर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो फिर इनका भी लॉस ऑब्वियसली लेकिन बिजनेस में तो कुछ बात नहीं रहेगा ना सर, बिजनेस में वो बात नहीं रहेगा। तो इसके लिए डेप्ट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अदानी को क्यों दिखा रहा था? लुक सर अदानी का डेटा देखने के लिए आपको मुझे कंपनी का बैलेंस शीट का समरी दिखाना पड़ेगा। ऐसे दिस इज नॉट द बैलेंस शीट, दिस इज द समरी ऑफ बैलेंस शीट। सर समझ बैलेंस शीट कहाँ मिलेगा? जैसे मैं आपको बोला ना, एनुअल रिपोर्ट ओपन करना पड़ेगा, है ना, ऐसे एनुअल रिपोर्ट ओपन करोगे तो मिलेगा। मेरे पास था अदानी का रिपोर्ट, एक सेकेंड, अदानी, ओके, ये अदानी का रिपोर्ट है, रिसेंट है, 31 मार्च 2021 का ही डेटा है। बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा पेज होता है सर, 500 550 पेज का होता है। ये है अदानी का एनुअल रिपोर्ट, चार्टर्ड है इसका, यहाँ पर सब डेटा मिल जाएगा आपको। देख रहे हैं सर आप लोग? हेलो, अरे दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो कंपनी का ये सब डेटा आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही मिलेगा। मैं आपको रिपोर्ट बाद में पढ़ाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा, बट रिपोर्ट से समरी लेके मैं यहाँ से बता रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, बस अब अंडरस्टैंड करो, फिर बाद में रिपोर्ट भी रीड करना। ऐसे बहुत लोगों को पता है, इनको नहीं पता वो भी सीख जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर जाना है और कंपनी का लायबिलिटी देखना है, डेब्ट चेक करना है, मतलब लायबिलिटी देखना है ना, ये कंपनी का कितना लायबिलिटी क्रिएट हुआ है। लुक हियर सर, कंपनी का टोटल लायबिलिटी देखो, 25,922 2018 में था, करोड़ में है सर, दीज ऑल आर इन करोड़, 25,000 समथिंग, 31,000 समथिंग, 35,000 समथिंग एंड 42,000 समथिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ का लायबिलिटी है करेंटली अदानी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। उसमें नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन बिजनेस का, देख पा रहे आप लोग? बिजनेस का लॉन्ग टर्म लोन है 35,000 करोड़ का, शॉर्ट टर्म लोन है करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन मतलब विद इन 1 ईयर पे करना चाहिए, ऐसा लोन है 7,215 करोड़, 7,215 करोड़। रिस्की है सर, रिस्की है, लेकिन सर बिजनेस का एसेट देखो, करेंट एसेट है 61,000 को, नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब जो जल्दी बिकेगा नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट्स है बिजनेस के पास 61,000 करोड़ का, और करेंट एसेट्स है 12,000 करोड़ का, ठीक है। तो अगर आप एसेट्स लायबिलिटी का रेशियो देखोगे तो बिजनेस को रिस्क नहीं है, बट फिर भी 42,000 करोड़ का लायबिलिटी ओवरऑल बिजनेस के लिए मतलब गहरा मुश्किल डाल सकता है। हाँ सर, 42,000 करोड़ का लायबिलिटी बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज टू मच डेब्ट है बिजनेस का। तो बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में चला जाएगा, ऊपर से पोर्ट का बिजनेस है, अभी इंडिया में पोर्ट बिजनेस अभी चालू हुआ है, मतलब चालू हुआ है मतलब सर इसका बिजनेस का भी ग्रोथ बहुत बाकी है, ये तो अभी चालू हुआ है। मतलब बेसिकली अदानी का जो पार्टी है ना, मतलब जितना देश का मेक इन इंडिया बढ़ेगा, जितना इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तभी अदानी को बिजनेस होगा। अब बात समझ रहे हो? अदानी का बिजनेस डिपेंड करता है इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे।
अदानी पोर्ट का बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा तो अदानी का बिजनेस जबरदस्त छाएगा। लेकिन सर क्या लगता है आप लोगों को? सर मुझे तो लगता है बिजनेस जबरदस्त छाएगा, बिकॉज इंडिया का जो एक्सपोर्ट एरिया है बहुत खाली है। अब यही देखना है कि बिजनेस किस तरह से इस पर्टिकुलर मैटर पे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ऐसे रिसेंट ट्रेंड में रिस्पॉन्स किया है, इसीलिए बिजनेस के स्टॉक में इवन लास्ट 1 ईयर में अदानी का स्टॉक लोगों को जितना बड़ा मतलब रीच बनाया, ऐसा कोई भी स्टॉक इस तरह से नहीं रीच बनाया। और रिसेंट ट्रेंड में लॉस भी बहुत को कराया, लेकिन सर वो लॉस तो शॉर्ट टर्म था। थोड़ा सेबी के साथ कुछ पर्टिकुलर कुछ क्या बोलते हैं केवाईसी रिलेटेड कुछ इश्यूज था, वो इश्यूज सॉल्व हुआ है रिसेंटली, तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ पर एक मैप है, इस मैप के अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये करंटली अदानी का एम्पायर है, आप देख पा रहे हो ना, पहले भी शायद मैं कभी बताया था, दिस इज करंट अदानी एम्पायर। मतलब ये अदानी के पास करंटली इंडिया का मुंद्रा, इंडियाज लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम, रिसेंटली कितना सारा लिया, कृष्णापत्तनम, कट्टुपल्ली, ठीक है, कोयम्बटूर, धमरा, बहुत सारा पोर्ट है। ईस्टर्न पार्ट्स में बिजनेस थोड़ा कम है, वेस्टर्न पार्ट्स में इसका बिजनेस थोड़ा ज्यादा है। 335 मिलियन मैट्रिक टन का वेस्ट कोस्ट मतलब इंडिया का पश्चिम भाग में बिजनेस करता है, और 163 मिलियन मैट्रिक टन इंडिया के पूर्वी भाग में अभी इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एरिया है वो चलता है। ये मेनली क्या करता है, पोर्ट बिल्ड करते हैं और बिजनेस को ट्रांजैक्शंस करने के लिए बेसिकली जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म भी देता है कि भाई पोर्ट बिल्ड करके उसको यूज करना। ठीक है, तो वो भाड़े पे देता है, रेंट पे देता है, लीजर, लेसर, लेसी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका बिजनेस है, बट इसका लोन अभी बहुत हाई है, तो ये एक प्रॉब्लम है करेंटली इसका, बट मेरे हिसाब से ये कवर कर लेगा। हाई लोन है, हाई डेप्ट है, बट कवर कर लेगा। सर ऐसा भी बिजनेस है जिसका बिजनेस पे लोन बहुत हाई है बट बिजनेस चल नहीं रहा है, ऐसा भी बिजनेस मिलेगा आपको, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। सर समझ में आ रहा है ना? डेप्ट लेवल, इन्वेंट्री लेवल चेक करना है, मतलब इन्वेंट्री किसके लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका इन्वेंट्री चेक करना है, मतलब जो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एमरन, ठीक है, मैं आपको एमरन का कुछ डेटा से अभी बताऊंगा। ठीक है, एक ग्रोइंग इन्वेंट्री अलॉन्ग विद ग्रोइंग पैट मार्जिन इज ए गुड साइन, मतलब इन्वेंट्री भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, इट्स अ गुड साइन। बट ऑलवेज चेक द इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, मतलब कितना जल्दी जल्दी उसका स्टॉक निकलते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस कितना जल्दी जल्दी अपना स्टॉक निकाल लेता है अपने बिजनेस से, इट्स अ गुड साइन ना सर। सपोज आपका दुकान है, आप अपने दुकान का प्रोडक्ट जल्दी सेल करोगे तो जल्दी पैसा कमाओगे, हाँ या ना? अरे बोलो सर, है ना? तो जल्दी सेल करना है, मतलब जो कंपनी जितना नंबर ऑफ कम दिनों में अपना स्टॉक को जल्दी निकाल लेता है उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। ऐसे रेशियो एनालिसिस में इसका डिस्कशन हुआ था, जिनका नहीं वो बाद में फिर से जब करेगा तब मैं फिर से उनको समझाऊंगा। सिंपल बात है कि इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज जितना कम होगा वो उतना बढ़िया, मतलब बिजनेस को जल्दी सेल होता है और प्रॉफिट भी जल्दी होता है, इट्स अ गुड साइन। लेकिन जब देरी होता है इट्स अ नेगेटिव साइन। सेल्स वर्सेस रिसीवेबल्स, सर ये भी बहुत वाइटल पॉइंट है। बिजनेस सेल्स तो कर रहा है लेकिन साथ में रिसीवेबल्स बढ़ा रहा है। सर रिसीवेबल्स मतलब, सर रिसीवेबल्स का मतलब होता है, कौन बताएगा, एनीवन? रिसीवेबल्स का मतलब डेटर, थैंक यू सर। मतलब मार्केट में सेल तो हुआ है बट पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, हाथ में नहीं आ रहा है, मतलब मेरी हाथ ना आनी जैसा हालत है, पैसा आने वाला है बट मेरी हाथ ना आनी, मतलब अभी मार्केट में फंसा हुआ है, देरी में आएगा, कभी 2 महीना हो सकता है, कभी 3 महीना हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये कहां से पता चलेगा? सर वो भी पता चलता है बिजनेस के, यहां से देखो, कंपनी के पीएल से पता चलेगा। सर कैसे? एक्सपेंस, रेवेन्यू, कहाँ चला गया, परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट, एक सेकेंड, ये तो चाचा इधर कॉस्ट और रेवेन्यू का डेटा है, टैक्स एक्सपेंसेस है, सॉरी पीएल बैलेंस शीट में जाने से आपको डेटर का डिटेल्स मिलेगा। डेटर एसेट्स है ना हमारा, डेटर इज माय एसेट्स, तो आपको उसका डिटेल्स आपको एसेट्स में पता चलेगा। ये मैं आधा इससे दिखा रहा हूँ सर, दिस इज एमरन का। ये देखो सर एसेट्स में आपको करेंट एसेट्स चेक करो, इन्वेंट्री चेक करो, ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है सर, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब ये 13-14 का डेटा है एमरन का, क्या बता रहा है सर, 4527 मिलियन का डेटा है। लास्ट ईयर 3806 मिलियन का सेल हुआ था, जो मार्केट में क्रेडिट सेल, ट्रेड रिसीवेबल तब होता है जब सेल क्रेडिट में होता है। ठीक है, तो अगर बिजनेस मैक्सिमम सेल क्रेडिट में होता है लेकिन सेल का पैसा जल्दी जल्दी वापस आए वही अच्छा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा होगा तो मुश्किल है। ट्रेड रिसीवेबल्स अगर बहुत ज्यादा मार्केट में पड़ा हुआ है
वो नॉट अ गुड साइन। देखने में लगता है कि सेल बढ़ गया है, बट सेल क्रेडिट सेल है, तभी ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ता है। आप लोग बात समझ रहे हो सर? किसी को समझ नहीं हो तो बोल सकते हो सर समझ में नहीं आया। एनीवन सर, कि समझ में नहीं आया? ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जो मैंने क्रेडिट में सेल किया उसका पैसा मुझे मार्केट से लेना है, बट अभी मुझे मिला नहीं। दिस इज कॉल्ड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो सेल्स वर्सेस रिसीवेबल्स में आपको क्या चेक करना चाहिए? सर सेल्स बैक्ड बाय रिसीवेबल्स इज नॉट अ ग्रेट साइन। मतलब आपने सेल बहुत ज्यादा क्रेडिट में किया, ये अच्छा बात नहीं है। ये क्या दर्शाता है? दिस सिग्निफाइज दैट द कंपनी इज जस्ट पुशिंग इट्स प्रोडक्ट्स टू शो रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी अपना प्रोडक्ट को जस्ट पुश कर रहा है कि भाई देखो मार्केट में सेल करके दिखाओ, लेकिन आपका बिजनेस, अपना प्रोडक्ट अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, या फिर मार्केट में डिमांड है नहीं, बट आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो। बट ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इट्स नॉट अ गुड साइन। इट्स नॉट अ गुड साइन। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन समझो, ये हैज टू बी पॉजिटिव। सर ऐसा कोई बिजनेस है जिसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव हो गया है? अरे सर बहुत सारे हैं, पॉपुलर कंपनीज नेगेटिव हो गया है, तभी तो बिजनेस को रोकना पड़ता है। इफ द कंपनी इज नॉट जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस देन इट इंडिकेट ऑपरेटिंग स्ट्रेस। सर ऐसा रिसेंट ट्रेंड में एक कंपनी का नाम बता पाओगे जो ऑपरेटिंग स्ट्रेस में पहुंच के बिजनेस को ही बंद करके रख दिया? ऑपरेटिंग को, बिजनेस नहीं बंद किया, ऑपरेटिंग को बंद करके रख दिया। एनीवन? सर इस बिजनेस के बारे में तो सुने होंगे आप लोग? हाँ सर बोलो, अरे सुने हैं कि नहीं सुने? Yes, sir. जेट एयरवेज। इसका प्रॉब्लम क्या है? देखो करंटली कोई फोरकास्ट नहीं दिख रहा है इसका, मतलब मार्केट में जो मिलता है वो नहीं मिल रहा है। क्यों? बिकॉज इसका बिजनेस में अगर आप लास्ट कुछ एरिया भी देखोगे, फाइनेंशियल ट्रेंड देखो, ये रेवेन्यू का और लॉस का ट्रेंड है। 2000 एक सेकेंड 2018 में देखो बिजनेस को फिर भी रेवेन्यू था, बट 2018 से ही प्रॉब्लम है इसका। 18 में ही बिजनेस इन्होंने बंद कर दिया, इसी टाइम से इसका लॉस चालू हो गया था। और लॉस होने के पीछे मेन रीजन था बिजनेस में कैश का जो ट्रांजैक्शंस है, मतलब बेसिकली कैश फ्लो नहीं हो रहा है बिजनेस पे। अभी धीरे धीरे अपना लोन वगैरह को वापस किया तो बिजनेस अभी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। बट अभी भी जेट एयरवेज क्या मार्केट में अपना ऑपरेशन चालू किया है? आप लोगों को पता होगा क्या जेट का फ्लाइट मिलता है सर मार्केट में? बोलो। हाँ सर, मुझे जितना मालूम है जेट अभी भी ऑपरेशन चालू नहीं किया, आप खोज लगाओ। लेकिन बात चल रहा है कि वो वापस आने वाला है मार्केट में। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब भी वो सुनते हैं लोग कि मार्केट फिर से चालू हो सकता है तो लोग खरीद देते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है यहाँ देखो सर, कंपनी का बैलेंस शीट और कंपनी का इनकम देखो, क्या आपको इनकम दिखाई दे रहा है? नेट इनकम देखो, 18 का देखो, नेगेटिव दिख रहा है सर? हेलो, 5,500 करोड़ का लॉस था, 5,500। ईपीएस देखो सर, 487.31 का ईपीएस है। रिसेंटली थोड़ा बहुत अपना जो भी लाइबिलिटीज वगैरह को रीपे किया रिकॉन्स्ट्रक्शंस वगैरह करके, इसलिए बिजनेस का ईपीएस भी थोड़ा कम दिख रहा है। और 152 करके 152 करोड़ के आसपास का इसका 21 का नेट इनकम दिख रहा है। मतलब जो भी उसका लाइबिलिटी वगैरह था, लॉस वगैरह था, उसको थोड़ा बहुत रीपे करने का कोशिश किया। ठीक है, इसलिए थोड़ा देखने में चंगा लग रहा है। ओके, अब ये चंगा लगने के पीछे का वजह, अभी तक ऑपरेशन चालू नहीं हुआ, बैलेंस शीट देखोगे तो और चिंता में पड़ जाओगे अभी की हालत से। बट फिर से बिजनेस चालू होगा, एसेट अच्छा खासा है इसके पास, एसेट अच्छा खासा है, लेकिन बिजनेस को मुश्किल है। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ सर, क्या लग रहा है आपको यार इसका बिजनेस चलेगा क्या फ्यूचर हाँ, में? अगर वापस आएगा तो चलेगा। अब क्या बिजनेस पॉलिसी लेगा उस पर डिपेंड करता है, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मैंने अभी तक पूरा केस स्टडीज किया नहीं, बट मुझे जितना खबर है मार्केट में जो चल रहा है कि जेट वापस आने वाला है। प्रॉपरली कुछ न्यूज़ अभी तक नहीं मिला, बट अगर आने वाला है तो इन दैट केस बिजनेस फिर से ग्रो करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज इंडियन मार्केट में डिमांड है। अभी कोविड का चक्कर भी तो है ना एक, ये भी थोड़ा सा। लेकिन हाँ, इस टाइम पे अगर खबर मिले कि वापस आ रहा है तो बिजनेस में फिर से ग्रोथ हो सकता है। अभी से कहना मुश्किल है, बट देयर इज अ चांस। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। जो जेट के केस में आपने देखा तो ऑपरेशन में कैश का फ्लो ही नहीं है इनका। इफ द कंपनी इज नॉट जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन देन इंडिकेट्स ऑपरेटिंग स्ट्रेस। सर रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करता है, आरओई।
मतलब बिजनेस का जो इक्विटी शेयर है वो कितना रिटर्न जनरेट करता है। 25% से ज्यादा हो तो बेहतर है। हायर द आरओई बेटर इट इज फॉर इन्वेस्टर्स। हाउएवर मेक श्योर यू चेक द डेब्ट लेवल अलोंग विद दिस। सर कैसे कैलकुलेट करें, वेट करो सभी समझाना पड़ेगा। ये सब कैलकुलेट नहीं सीखोगे तो फिर क्या सीखोगे। ऐसे रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना हम लोग रेशियो एनालिसिस में काफी लोग सीख के आए हो, और जिन्होंने अभी नहीं सीखा वो बाद में सीख लेगा, डोंट वरी फॉर दैट। सर बताओ चेकलिस्ट कुछ समझ में आया? 8 पॉइंट का चेकलिस्ट है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, डेब्ट लेवल, इन्वेंटरी लेवल, सेल्स रिसीवेबल्स लेवल, sales versus receivables, cash flow from operation and return on equity. You must check, okay, you must check these things before you invest in any company. सबको समझ आ रहा है सर? बोलो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, समझ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आदित्य बोल, तेरे को समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। अब सर देखो थोड़ा सा इसको एनालाइज करना है, और एनालिसिस करने के लिए हम लोग एमआरएन का डेटा यूज कर रहे हैं, हम उसका बैलेंस शीट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो एमआरएन से ही बात कर लेंगे, ठीक है? मैं बात करूंगा एमआरएन से, लेकिन एमआरएन का केस स्टडीज नहीं कर रहा हूं मैं कि एमआरएन क्या अच्छा है बुरा है, नहीं। हम तो बस इसका डेटा यूज कर रहे हैं ओनली फॉर अवर कैलकुलेशन पर्पस। आप सेम टू सेम कॉन्सेप्ट किसी भी बिजनेस के साथ यूज कर सकते हो, जो मर्जी आपका जो मन करे, अदानी करो, अंबानी करो, जो मन मर्जी करो। रेवेन्यू एंड पैट ग्रोथ कैसे समझेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा देखो सर, कैलकुलेशन देखो। The first sign of a company that may qualify as investable grade is the rate at which it is growing. किस रेट में ये ग्रो कर रहा है? You must understand कि बिजनेस का ग्रोथ किस रेट में चल रहा है। To evaluate the growth of the company, we need to check the revenue and PAT growth. जब भी आप बिजनेस का ग्रोथ देखोगे, बिजनेस का रेवेन्यू का ग्रोथ देखो और बिजनेस का पैट का ग्रोथ देखो। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन हाँ बेस्ट है कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकालो, टीएल बैलेंस शीट निकालो, 4-5 साल 6 साल 10 साल का निकालो, तब देखो, तब मजा है। मार्केट का समरी मिल जाता है मनी कंट्रोल में, पेपर टिकट टैप में, बहुत सारा है, इकोनॉमिक टाइम्स में, मार्केट में, न्यूज पेपर्स में मिल जाएगा आपको। बट यू मस्ट चेक दिस फ्रॉम कंपनीज वेबसाइट, डाउनलोड द एनुअल रिपोर्ट एंड check by line. When you understand these things, you must understand how to make money. Exactly sir, how to make money, यही एक्चुअली सच्चाई है। How to make money इतना आसान नहीं है, मेहनत है सर। वॉरेन बफेट एक दिन में वॉरेन बफेट नहीं बना है, झुंझुनवाला भी एक दिन में झुंझुनवाला नहीं बना है। कड़ी मेहनत है, कड़ी एजुकेशन है, और बहुत मेहनत का मतलब अभी भी वॉरेन बफेट एक दिन में 1000 पेज पढ़ लेते हैं। आप समझ सकते हो सर? और पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, व्हेन यू अंडरस्टैंड देन ओनली यू कैन रीड ना। जब आपको नॉलेज नहीं होगा आप थोड़ी ना पढ़ पाओगे। नेटवर्थ देखो सर 10,000 करोड़ का मालिक है, 10,100 यूएस डॉलर, इससे भी ज्यादा। यू कैन अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट 80,000 1 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है इनका। पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल ओर्थ इनका। झुंझुनवाला इंडिया में ऑलमोस्ट 500-700 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन करते हैं। तो ऐसे ही नहीं बन जाते, कितना पढ़ना पड़ता है आप समझ सकते हो, और तभी पढ़ पाओगे जब आप अकाउंट्स फाइनेंस एकदम अंदर से समझोगे, ठीक है? तभी जाके आप एनालाइज कर पाओगे। तो हम लोग अभी वही अकाउंट्स का ही कुछ एरिया समझने का कोशिश करेंगे सर। सर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसे सीखेंगे? वाई ऑन वाई ग्रोथ बहुत जगह में आपको दिखता है सर, वाई ग्रोथ, ठीक है? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, दिस विल गिव्स अस अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस द कंपनी मेक्स ऑन अ ईयरली बेसिस। डू नोट इंडस्ट्रीज डू गो थ्रू साइक्लिकल शिफ्ट। हर एक बिजनेस या इंडस्ट्री स्पेशली साइक्लिकल शिफ्ट में काम करता है। मतलब समझते हो साइक्लिकल शिफ्ट मतलब? एक चक्र होता है ना सर हर बिजनेस का, हर प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है कि इस एक पर्टिकुलर टाइम तक वो प्रोडक्ट मार्केट में चलता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? यस सर। कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम बोलो, जैसे कोई भी रिसेंटली पहले एक टाइम पे क्या चलता था आजकल नहीं चलता है, कोई भी प्रोडक्ट का नाम बताओ। एनडीटीवी। एनडीटीवी बड़ी बढ़िया सर, एक टाइम पे एनडीटीवी बढ़िया चलता था, आजकल नहीं चलता है। आप स्मार्टफोन में बात कर सकते हो, है ना? या फिर नोकिया के फोन में बात कर सकते हो। मेरे दिमाग में नोकिया चल रहा था इसलिए बोला, ठीक है? नोकिया का माइक्रोमैक्स। हाँ माइक्रोमैक्स, एग्जैक्टली, वो भी एक टाइम पे बहुत चला है, ठीक है? हिंदुस्तान मोटर्स। हाँ बोलो। हिंदुस्तान मोटर्स। हिंदुस्तान मोटर, थैंक यू सर, आप लोगों का ये सर हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर, एग्जैक्टली ये वाला हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर कार। एक टाइम पे क्या चलता था सर, आजकल क्या चलता है? बंद हो गया, फैक्ट्री बंद, कंपनी बिक चुका है सर, फिर से आने वाला है बट फॉरेन कंपनी के हाथ पकड़ के। बिरला का था,
ठीक है, BM बिरला का कंपनी था बट अभी नहीं है, ठीक है, अभी ये बिजनेस किसी फ्रेंच या जर्मन कंपनी को दे दिया गया है, सेल कर दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली खबर है कि ये फिर से अपना न्यू मॉडल के साथ लॉन्च होने वाला है। पॉइंट समझो, मतलब ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, this will gives us a sense of progress the company makes on a yearly basis. Do note, industries do go through cyclical shifts. टाटा को देखो, टाटा किस तरह से साइक्लिकल शिफ्ट कर रहा है, टाटा अपने बिजनेस को क्या डे बाय डे चेंज कर रहा है, समय के साथ अपने आप को बदल रहा है। टाटा मोटर्स के बारे में एक टाइम पे कोई सोच भी नहीं पाता था, दोराबजी टाटा, ठीक है, मतलब रतन जी, बेसिकली उनका नाम था जहांगीर रतन जी टाटा, JRD टाटा की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने टाटा को बेसिकली जमशेदजी टाटा के बाद जिन्होंने टाटा ग्रुप को बेसिकली मूव ऑन करवाया, जिनके अंडर पे टाटा को बहुत डेवलपमेंट हुआ, JRD टाटा, जहांगीर रतन जी टाटा, उन्होंने टाटा मोटर्स का सपना देखा था। जिस टाइम पे इंडिया ने कभी, मतलब इंडिया में किसी मोटर कार के बारे में सोचा नहीं था, अब मारुति सुजुकी फर्स्ट टाइम आया था, तो टाटा मोटर्स भी आ सकता है, ये JRD टाटा ने सोचा था। अब ये सोच एक ड्रीम था, उसके बाद सोचो आज टाटा मोटर्स लैंड रोवर जैगुआर जैसे कंपनी को परचेस करके रखा है। तो सोच होना चाहिए, तो साइक्लिकल शिफ्ट होता है, आज फिर से टाटा मोटर्स को प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेगा, मेरे को पूरा भरोसा है। नाउ पॉइंट क्या है, from the perspective if a company has a flat growth it is okay, however just make sure you check the competition as well to ensure the growth is flat industry wide। क्या इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ फ्लैट है या फिर सिर्फ उसी कंपनी का फ्लैट है? तो इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ फ्लैट है तो फिर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो कि उस इंडस्ट्री में ही कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी का प्रॉब्लम है, मतलब मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत है। सर CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये बहुत गजब चीज होता है चेक करने के लिए। CAGR बेसिक्स का बात है, बट फिर से मैं समझाऊंगा, CAGR आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। CAGR gives us a sense how the company is evolving and growing across business cycles. A good investable grade company is usually the first company to overcome the shift in business cycle. This will eventually reflect the healthy CAGR. सर कैसे? सर वेट करो जरा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडिंग क्यों? कंपाउंडेड कब करना पड़ता है? जब मोर देन 1 ईयर का ग्रोथ समझना चाहते हो तब CAGR करना। से फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट किया, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, 100 शेयर परचेज किया आपने कंपनी का 1000 करके, ठीक है, 1000 करके। अब ये स्टॉक एक साल में 1100 के आसपास गया, ठीक है, ये स्टॉक एक साल में 1100 हुआ, मतलब 100 शेयर में आपने एक साल इन्वेस्ट करके कितना कमा लिया सर? 10,000 कमाया ना? अरे सही बोला ना, 100 शेयर 1000 करके 1100 अभी चल रहा है, तो आपने कितना कमाया? 10,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई कितना सर? कितना इन्वेस्ट था आपका? 1 लाख 1 लाख into 100 into 100। दिस इज कॉल्ड सिंपल ग्रोथ, इसको बोलते हैं सिंपल ग्रोथ रेट, ठीक है। एक पर्टिकुलर ईयर में एवरेज ग्रोथ रेट कहते हैं। कितना हो जाएगा? हिसाब करो जितना होता है, 10%। क्या हाँ 10%? पर सर CAGR ऐसे बात नहीं करता। अगर ये 1 ईयर में हो तो ठीक है, सिंपल ग्रोथ इट्स ओके, ये सिंपल कैलकुलेशंस है। 1 साल के अंदर हो तो आप ऐसे सिंपल कैलकुलेशन करना, पर सर जब 3 साल 4 साल का बात हो तब ऐसे कैलकुलेशन सही नहीं है, तब आपको CAGR कैलकुलेट करना चाहिए। क्या कैलकुलेट करना चाहिए? CAGR कैलकुलेट करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा, प्लीज बात को समझें सर, CAGR का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ट्रू पिक्चर दिखाते हैं, आपका पोजीशन को समझाते हैं। कितना इन्वेस्ट किया था आपने? 100 शेयर 1000 करके, 100 शेयर, एक एक शेयर का प्राइस था 1000 करके, आपने खरीदा था कितना? 1 लाख इन्वेस्ट किया था आपने। 1000 शेयर्स अभी चल रहा है 1100 करके, सॉरी 1100 करके 100 शेयर में अभी आपका वैल्यूएशन कितना हो गया? 1,10,000। आपको अगर मैं पूछूं कि सर ये 3 साल में हुआ है, ये जो 1,10,000 अगर 3 साल में हुआ है तो फिर आपका रिटर्न 10% नहीं कहलाएगा, तब आपका रिटर्न ऐसा कहलाएगा सर, एंड वैल्यू, मतलब जो एंड वैल्यू कितना है आपको करेंटली कितना मिल रहा है? 1,10,000। इन्वेस्ट कितना किया था आपने? 1 लाख। कितने सालों में किया सर?
3 सालों में। अब बात समझ रहे हो, 1/n होता है 1/3। अगर 2 साल होता तो हाफ कर दो, 2 साल मान के चलो, चलो 2 साल 3 साल नहीं 2 ईयर्स, इजी कैलकुलेशंस के लिए मैंने 2 लिया, ठीक है। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख होल टू द पावर 1/2, कैलकुलेट करके बताओ सर कितना हो रहा है, कर पाओगे? तो हाँ माइनस सर, 1 होता है ना हाँ बोलो। सर, ये -1 होता है इसलिए। माइनस माइनस क्यों करना है? 1,10,000 मेरा अभी चल रहा है वैल्यूएशन, ठीक है। आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, जो आपने शुरुआत किया था, तो डिवाइड कर दो, जो वैल्यूएशन है टू दी पावर हाफ है ना, मतलब 2 साल के लिए 1/2 कर रहे हैं आप, तो 1/2 के मतलब आपका रूट है, हाफ का वैल्यू मतलब रूट, ठीक है। जो भी आया इंटू 100 कर दो, सॉरी 104 हो गया, एक सेकेंड, 104 नहीं होगा, एंड वैल्यू, एक सेकेंड मैंने क्या गलत फार्मूला लगा दिया क्या? CAGR का फार्मूला बहुत पॉपुलर फार्मूला है, एक सेकेंड, CAGR मैंने सही लगाया लग रहा है। -1 ये देखो फाइनल वैल्यू, ओ सॉरी -1 लगाना चाहिए, तो यही बोल रहा है ना, सॉरी सर, यस मैं सर। तेरा आवाज ही क्लियरली नहीं आ रहा था, -1 करना भूल गए, सॉरी सॉरी, थैंक यू विक्रम, -1 करो, सही किया था हम लोगों ने सर, फिर से करता हूं, देखो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, रूट कर दो, हाफ का वैल्यू रूट होता है, -1 करो इंटू 100 करो, 4.88% यही आएगा ना? हाँ सर, करके देखो वही आएगा। अगर आप कैलकुलेट खुद से करोगे तो ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो CAGR कैलकुलेटर आपको गूगल में मिल जाता है, ठीक है। तो आप गूगल में जाओ, आप यहाँ पर पुट करो, कितना है 1,10,000, आपका स्टार्टिंग, सॉरी स्टार्टिंग वैल्यू 1 लाख है ना, एंडिंग वैल्यू 1,10,000 है, नंबर ऑफ ईयर 2 साल, कैलकुलेट करो, आया सर 4.88। हेलो बोलो सर, सबको दिखाई दे रहा है ना? इसका मतलब अगर आपका रिटर्न 1 साल में 10% था, पॉइंट टू बी नोटेड, बट 2 साल में 1 लाख इन्वेस्ट 1,10,000, आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न 5% के आसपास है। और अगर इसका मतलब आप गलत फहमी में मत रहना कि आपको 10% रिटर्न मिला है, बिकॉज 2 साल के हिसाब से आपका रिटर्न का परसेंटेज 5% है, जो बैंक FD के समान है। मतलब अपने आप को ज्यादा हुनू मत समझ लेना कि 1 लाख इन्वेस्ट करके 1,10,000 कमाए तो बहुत कमाया, नहीं, आपने 5% रिटर्न कमाया, जो एक्चुअली मतलब FD के रेट से भी कम है, फिक्स डिपॉजिट से भी कम है, मतलब आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किए, उससे अच्छा रिटर्न दूसरे मतलब होना चाहिए था। सिमिलरली आपको ये CAGR बहुत हेल्प करता है जब भी मोर देन 1 ईयर का बात होता है। 1 साल के ऊपर हो तो ऑलवेज कैलकुलेट CAGR, नॉट सिंपल ग्रोथ, ओके। सिंपल ग्रोथ रेट से आपको गलत फहमी हो सकता है, इसीलिए CAGR कैलकुलेट करो कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना टाइम है, उसके हिसाब से करो तो आपको मजा आ जाएगा। सेम टू सेम चीज आप 3 साल करो, 4 साल करो, फॉर्मूला तो आपको मैंने अभी दिखाया, ऐसे ये मैंने बेसिक्स के क्लास में नॉर्मली सिखाता हूँ, तो बेसिक्स में ही इसका बात हो जाता है, बट फिर भी यहाँ पर जरूरत था तो मैंने बता दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि CAGR कैलकुलेटर में मिल जाता है और CAGR का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, ये है एक्चुअली फॉर्मूला। फाइनल वैल्यू बाय बिगिनिंग वैल्यू टू द पावर 1/n -1, बिगिनिंग वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड टाइम इन ईयर्स। ये फॉर्मूला बेहद बहुत ज्यादा यूज होता है इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, आपका सही पोजीशन समझने के लिए कि आप सच में कितना परसेंटेज मार्केट से कमा रहे हो। तो सर एग्जैक्टली हम लोग भी यहाँ पर वही कैलकुलेशंस यूज करेंगे। तो क्या करना है सर, देखो सर 2-3 पॉइंट देख लो। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR gives us a sense of how company is evolving and growing across business cycle. A good investable great company is usually the first company to overcome the shifts in business cycle. Personally, I prefer to invest in companies that are growing over and above 15% CAGR. क्या ग्रोथ? रेवेन्यू एंड पैट का ग्रोथ। सर कहाँ से मिलता है रेवेन्यू पैट? अरे सर ये जो डेटा है ये अमरा राजा का है, मतलब अमरन बैटरीज का डेटा है। ये फाइनेंशियल ईयर 19 9-10 से जो ये डेटा मैंने बैलेंस शीट से पुट करके रखा इधर,
9-10 से लेके पीएल बैलेंस शीट से, पीएल से लिया है, रेवेन्यू का डेटा, पैट का डेटा आपको पीएल से मिलेगा या इनकम स्टेटमेंट में मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 9-10 से लेके 13-14 कितना दिन हो जाता है? 5 साल, है ना सर? 1 2 3 4 5, यस और नो? 5 साल। अब रेवेन्यू देखो सर, एमरन बैटरी का ये कहाँ से मिलेगा? 13-14 तो मुझे यहाँ पर अभी आपको दिख जाएगा। एमरन बैटरीज 13-14 डेटा, ये देखो, ये एमरन का एनुअल रिपोर्ट है। एंड रेवेन्यू देखो सर, बिजनेस का रेवेन्यू एंड पैट, यू मस्ट नीड रेवेन्यू एंड पैट। रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 34,014 का है, 2013 का था 29,589, 13-14 का डेटा मिल गया मुझे। चेक हियर, ठीक है। अच्छा, वो मिलियन में था, ये करोड़ में है। और अगर आप इसको देखोगे, सॉरी ये देखो 3005 करोड़ का, ये 3482 देखा आपको? हाँ सर, 3482 दिस डेटा, ठीक है। ये मिलियन में दिया हुआ है, मिलियन को जब आप करोड़ में ट्रांसफर करोगे तो 3482 करोड़ हो जाएगा। 34,821 मिलियन मीन्स 3482 करोड़, मतलब 3482 करोड़। तो ये डेटा तो आपको वहीं से मिल जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ये डेटा कहाँ से लिया जाता है? हाँ, आदित्य को क्वेश्चन था सर डेटा कैसे पुट कर लिया मैंने, तो डेटा ऐसे ही नहीं पुट होता, डेटा आपको एनुअल रिपोर्ट से मिलता है, जो भी जहां पर भी डेटा मिलता है। जैसे ये टिकट टैप या मनी कंट्रोल में, जैसे आपने बताया कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ जैसे पहले 3-4 सालों में 19.4% से, एक बार खोलिए ना वही डेटा। कौन सा डाटा बोलो? अभी जो अमेरिकन बैटरी को बोला था, एक सेकेंड, ये वाला? अमेरिकन बैटरी, यही। हाँ, क्या बोलो, क्वेश्चन क्या बोलो? जैसे इसका ग्रोथ रेट पहले 2 सालों में ठीक था, मतलब 19.4% के बाद 35.3% हुआ, फिर उसके बाद 25.6% हुआ, 15.9%, इसके मतलब ये डिक्लाइन कर रहा है अब, तो इसका क्या? हाँ एग्जैक्टली, वही तो मैं समझाऊंगा आपको कि ये डिक्लाइन का मतलब क्या है या ग्रोथ का क्या मतलब है। तो देखो सर, बिजनेस जब चलता है तो उसका साइकिल है ना, किसी साल में अच्छा, किसी साल में थोड़ा खराब, किसी साल में फिर थोड़ा अच्छा, तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है, हर बिजनेस का चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल बिजनेस का सिचुएशन अगर आपको समझना है तो आप इसको एवरेज कर सकते हो ना, आप इसको एवरेज कर सकते हो कि भाई लास्ट 5 साल में इसका बिजनेस का क्या सिचुएशन है। तो रेवेन्यू मतलब सेल थोड़ा गिर गया है, जैसे कोरोना पीरियड में कितना सारा बिजनेस का सेल गिरा होगा, तो क्या कोरोना पीरियड में सेल गिर गया तो क्या बिजनेस का सच में ट्रू पोजीशन वही होना चाहिए क्या? कोरोना के कारण एक्सेप्शनल पॉइंट्स क्रिएट हो सकता है ना? तो एग्जैक्टली तो बहुत सारे 13-14 का भी कुछ गवर्नमेंट डेटा पोजीशंस कुछ भी हो सकता है कि उसके कारण इसका रेवेन्यू ग्रोथ में रेट कम हुआ है, मतलब 3005 से 3482 हुआ है, तो काफी कम दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पर ईयर का ग्रोथ नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हमें चाहिए 5 साल का CAGR। क्या चाहिए हमें? 5 साल का CAGR, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में इस पर्टिकुलर बिजनेस का ग्रोथ रेट कैसा है, दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप 4-5 साल का मतलब एवरेज करोगे तो आपको एक प्रॉपर मौका मिलेगा समझने का। सिमिलरली पैट के केस में देखो सर, 167 का पैट था, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी 148 में था, उसके बाद फिर से बढ़ा था, उसके बाद फिर से कम हुआ है, उसके बाद सॉरी फिर से इंक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर से इंक्रीज हुआ है। रिसेंट डेटा अगर आप एमरन का देखना चाहोगे, आप एमरन का रिसेंट डेटा भी देख सकते हो। कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, ये एमरन ही ओपन है क्या? नहीं, एमरन ओपन नहीं है। अमरन क्या नाम में है? हमारा राजा बैटरीज बोल के है, यस। करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 719। लास्ट 1 मंथ में बिजनेस में थोड़ा डामाडोल चल रहा है इसका, कुछ बिजनेस में अभी उतना वैल्यूएशन क्रिएट नहीं है, अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट मैं आपको ये डेटा नहीं दिया, फाइनेंशियल्स में जाता हूँ और आपको मैं बिजनेस का रिसेंट जो पैट है वो दिखाता हूँ। वो तो मैंने 13-14 तक वहां पर रखा। अगर आप 18, 19, 20, 21 का भी देखोगे, पैट मतलब नेट इनकम 646 करोड़, 660 करोड़, 483, 477 दिख रहा है सर। रेवेन्यू देखो 6125, 6839, 6894, 7237, 21 का रेवेन्यू है इसका, ठीक है। अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आप मोटा मोटी 4-5 साल का CAGR कैलकुलेट करो, इसमें आपको लास्ट 5 साल में बिजनेस का क्या सिचुएशन से है या क्या स्थिति है, इसका एक आइडिया आपको मिलेगा। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखो सर, 5 साल में 1481 स्टार्टिंग है और 3482 एंड वैल्यू है,
अब 5 साल में इसका CAGR देख लो, रेवेन्यू का और ग्रोथ का भी। तो अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो 5 ईयर CAGR 18.6 है एंड 5 ईयर CAGR पैड ग्रोथ 17.01 है, ठीक है। These are interesting set of numbers, they qualify as a healthy set of numbers, however we still need to evaluate the other number on the checklist। मतलब रेवेन्यू एंड पैड ग्रोथ 15% से ज्यादा मतलब अच्छा है, यहाँ पर तो ये 17-18% हो रहा है। हम लोग स्टार्टिंग में चेकलिस्ट पढ़ रहे थे ना कि रेवेन्यू एंड पैड ग्रोथ कितना होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% से ज्यादा, इट्स इंटरेस्टिंग है, बट सर पैट एंड रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मोटा मोटी 15% से ज्यादा अगर है तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड साइन फॉर द बिजनेस कि वो, जैसे यहाँ पर ये कितना हो गया, यहाँ पर ये 15%, 17% एंड 18% के आसपास हुआ है, तो ये एक अच्छा बात है। ये देखो यहाँ पर मैंने बोला था पर्सनली प्रेफर करना चाहिए 15% मोर, ओके 15% CAGR, ये एक रेस्पेक्टेबल लेवल होता है। बट इस केस में एमरन ने 2019 से लेके 13-14 के रेंज में अच्छा फंडा रखा है। आप रिसेंट ट्रेंड का कैलकुलेट करके ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा, सबका होमवर्क है। अनिमेश, सुबह सभी को बोल रहा हूँ, ज्योति सभी को बोल रहा हूँ, रोशनी, ठीक है, कि रिसेंट ट्रेंड मतलब 17, 18, 19, 20, 21 सभी करंट ईयर का डेटा करके आप रेवेन्यू एंड पैट का क्या ग्रोथ है अमरन का या फिर जो भी कंपनी आपको पसंद है आप कैलकुलेट करके ग्रुप में डिस्कस करो। सर तो मैंने अमरन से भी करा रहा हूँ, तो अमरन से ही आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया सर। बट सिर्फ पैट एंड रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको बाकी चीजों भी तो देखना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, नॉट जस्ट रेवेन्यू ना, नॉट जस्ट इनकम, देयर आर और भी चीजें हैं प्रॉफिट में जो चेक करना चाहिए आपको बिफोर इन्वेस्टिंग एनी कंपनी। हाँ सर, समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो सर, बोलो। हाँ सर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर रिप्रेजेंट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पर शेयर बेसिस। मैं आपको शुरू में ही कैलकुलेशन समझा रहा था, EPS कैसे निकालते हैं। EPS and PAT growing at a similar rate indicate that company is not diluting the earning by issuing new shares। मैं आपको बताया था ना कि कंपनी अपना शेयर को डाइल्यूट ना करे, डाइल्यूट करेगा तो इट्स नॉट अ गुड साइन। हाँ देख लेना चाहिए कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वैल्यू गिर रहा है क्या, ठीक है, बिकॉज डाइल्यूटिंग शेयर होने से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो बाय इशूइंग न्यू शेयर इज गुड फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब देखो सर दैट द कंपनी इज नॉट डाइल्यूटिंग द अर्निंग बाय न्यू शेयर्स, मतलब नॉट डाइल्यूटिंग होने से एग्जिस्टिंग के लिए अच्छा है। वन कैन थिंक ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। अगर कंपनी अच्छा मैनेजेबल है तो वो न्यू इशू शेयर इशू नहीं करेगा फालतू में, ठीक है, और अपना शेयर को डाइल्यूट नहीं करेगा, तो एग्जिस्टिंग के लिए अच्छा है। तो अगर आप अमेरिकन का EPS चेक करोगे 9-10 से लेके 13-14 का, रिसेंटली का भी आप चेक कर सकते हो, मैं यहाँ से सिखा देता हूँ। अभी 19.56 EPS चल रहा था 9-10 में, 13-14 में चल रहा था 21.51, बाकी बीच का आप देख सकते हो, ठीक है। और EPS ग्रोथ का यहाँ पर ईयर के बेसिस में दिया हुआ है, लेकिन वी नीड टू कैलकुलेट 5 ईयर EPS CAGR। तो अगर आप लास्ट 5 साल का EPS का कंपाउंडेड ग्रोथ देखोगे, ठीक है, देखो सर नॉर्मल ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बट यहाँ पर प्रॉफिट जबरदस्त है, 33.28 का EPS ग्रोथ है। हाँ सर एग्जैक्टली आप देख सकते हो 12-13 में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने, और 28.18% उसके बाद। लेकिन सर आपको अगर ओवरऑल पिक्चर समझना है यू मस्ट कैलकुलेट CAGR, जो आपको ट्रू इमेज दिखा सकता है कि अच्छा चलो भाई 5 साल में कंपनी साइक्लिक वे में कितना EPS जनरेट कर रहा है। तो कैसे पता करोगे? वही बिगिनिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू टू द पावर 1/5 - 1, ठीक है, समझ में आ रहा है सर? CAGR कैलकुलेटर यूज कर सकते हो या फिर आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो। बिगिनिंग बाय एंडिंग, सही बोल रहा हूँ ना सर? स्टार्टिंग वैल्यू मतलब बेसिकली जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए, नॉर्मली हाथ में करोगे तो एंड वैल्यू मतलब जो करेंटली चल रहा है डिवाइडेड बाय जो स्टार्ट किया था बिगिनिंग वैल्यू टू दी पावर 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितना साल का करोगे, 5 साल करोगे तो 5 साल, 3 साल करोगे तो 3 साल, 1/n - 1। दिस इज अ CAGR फॉर्मूला। अब आपको पुट करना है तो ऐसे पुट करो। 19 कितना है सर हमारे यहाँ पर? स्टार्टिंग 19.56, ठीक है, एंडिंग 21.56, नंबर ऑफ पीरियड कितना है सर? 5 साल, 5 साल कैलकुलेट करो, 1.9 आया ना सर? यहाँ पर भी 1.9 ही बता रहा है। हेलो, समझ आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो इसका EPS का ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 14 में, आप देख रहे हो सर, ये कब चेक कर रहे हो आप फाइनेंशियल ईयर 14 में चेक कर रहे हो। सिमिलरली आप 21 जो है उसका आपका होमवर्क रहेगा,
फाइनेंशियल ईयर 21 में एमआरएन का चेक करना, किसी भी कंपनी का चेक करना। एमआरएन होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी किसी भी कंपनी का आप चेक करके ग्रुप में डिस्कस करो। सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है अभी। तो ये था ईपीएस एंड सीएजीआर, मतलब अर्निंग पर शेयर में 5 साल में ग्रोथ क्या हुआ है, और अभी का आप चेक करके होमवर्क में बताना कि क्या हो रहा है। सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है सर ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स पे। ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स कैसे मिलता है? बिजनेस जो सेल कर रहा है उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितना खर्चा का गुड्स उसने बेचा और कितना उसने टोटल सेल्स किया, उस पर डिपेंड करता है बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये डेटा भी आपको बिजनेस के एनुअल रिपोर्ट से ही मिलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द फिनिश गुड्स, ठीक है। मतलब एक बैटरी बनाने में बेसिकली फिनिश गुड्स मतलब बैटरी बनाते हैं। वी हैड डिस्कस्ड दिस कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का एक चैप्टर था, वहां पर मैंने बताया था, और जिनको नहीं पढ़ाया वो बाद में पढ़ेगा। Let us proceed to check how ARBL gross profit margin has evolved over the years. Net sales COGS डेटा एनुअल रिपोर्ट से ही लिया गया है, तो जस्ट आपको मैं अभी बता रहा हूँ। नेट सेल्स COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट, तो जस्ट यहाँ से इसको माइनस करो, 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 यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ व्हाट डू यू नीड टू चेक? आपको क्या चेक करना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट का जो ग्रोथ है क्या वो 20% से ज्यादा है? क्या वो 20% से ज्यादा है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी? यू मस्ट चेक सर, बिकॉज तब आपको एक गुड फीलिंग आएगा। तो इसका तो एनुअल आपको दिख रहा है इतना इतना मार्जिन है, लेकिन इसका अगर आप देखोगे तो चेक करके देखो कहां से पता चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट 450 और 954, तो चलो देख लेते हैं 450 और 954। 450 स्टार्टिंग है, 450 एंडिंग है 954, नंबर ऑफ ईयर 5 कितने का हो जाता है सर? 16.22, 16.22 आ रहा है सर। नंबर ऑफ पीरियड 5 ही दिया था मैंने क्या? तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 16% आ रहा है। क्लियरली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लुक्स वेरी इंप्रेसिव। द चेकलिस्ट मैंडेट मिनिमम GMP 20%, ARBL हैज ए मच मोर देन, अच्छा मच मोर देन बता रहे हैं, पर हम लोग का तो नहीं आया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। 450 954 ওটা মেবি 4 ইয়ার্স হবে। हाँ सर 4 years, ওটা মেবি দাদা 4 ইয়ার্স হবে, কারণ যেটা ইমিডিয়েটলি প্রিসিডিং দ্য, যদি 4 প্রিসাইডিং ইয়ার্স ধরি আমি না 450 আর এটা কত বললাম আমি? 1 2 3 4, হ্যাঁ যে বছর এটা নিচ্ছি সেটা তো ধরছি না, 1 2 3 4 5 কেন নেব না? তো 4 450 বছরই তো হচ্ছে। 5 বছরই তো নেব। 450 954, एक सेकेंड, 5 साल के लिए 16.22 आ रहा है 1/n। 450 to 954 यहाँ पर डिटेल्स भी मिलता है। 450 522 607 706, ये इस तरह से यहाँ पर आपको चार्ट भी दिखाता है CAGR 16.22% कैसे आया, लेकिन हमारे यहाँ पर मिल नहीं रहा है। एक बार आप लोग घर में बाद में कैलकुलेट करके देखना। तो मतलब इनका मानना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लुक्स वेरी इंप्रेसिव, चेकलिस्ट मैंडेट्स मिनिमम GPM 20%। अच्छा ARBL is much more than the minimum। ओ अच्छा सॉरी, ये लोग एनालिसिस जो दिया है ना यहाँ पर करंट की, जो जहाँ पर हम लोग किताब से जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैट से, मैट में एनालिसिस है सर करंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। CAGR करने को नहीं बोला है, सॉरी इसका CAGR करने को नहीं बोला है, यहाँ पर CAGR किया भी नहीं है। CAGR करके 16% होगा, बट करेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी करेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 28% है, इसीलिए इंप्रेसिव बता रहा है। आप समझ रहे सर? CAGR करेंटली चेक करना चाहिए इसका, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करेंट का चेक करना चाहिए। आई एम सॉरी सर, इसका करेंट देखो, करेंट 28% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो 785 से 954 में ग्रॉस प्रॉफिट का चेंजेस जो है उसके हिसाब से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए, ना कि CAGR करके कैलकुलेट करना चाहिए। तो उसमें आप देख रहे हो सर कि 20% से ज्यादा है करेंट प्रॉफिट मार्जिन, तो इट्स अ गुड साइन कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने जैसे लाइक में है। So this implies a couple of things. ARBL enjoys a premium spot in the market structure. This may be because of the absence of competition in this sector, which enables a few companies to enjoy higher margin. Good operational efficiency, which in turn is a reflection of management capability. ये कुछ पॉइंट आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो डोंट डू, इसका CAGR जरूरी नहीं है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पर्टिकुलर ईयर में अगर जो मुझे सुबह बार बता रहा था, ऐसे आप इसको चेक करके देख सकते हो। 785 डिवाइडेड बाई 954, सॉरी
मतलब 954 दो, एक सेकेंड, 954 माइनस 785, 169, तो बेसिकली 169 डिवाइडेड बाय 785 into 100, 21.52, 28.52 COGS, net sales minus COGS, 21 समथिंग आ रहा है सर, 20%। अगर एक साल का भी चेक करता हूँ तो 20 समथिंग आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार इस डेटा को चेक करके रखूंगा। आप लोग एक काम करना, कॉन्सेप्ट तो सेम है सर, कि अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% से ज़्यादा है तो आप पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा सर? आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप रिसेंट का जो डेटा है टिकट टैप में मिल जाएगा, या फिर मनी कंट्रोल में भी मिल जाएगा, या फिर कंपनी के साइट में जाके एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके भी कर सकते हो। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट 21, 20, 19 मिल जाता है सर, कंपनी के साइट में जाके भी मिल जाएगा। तो इतना मेहनत तो कर ही सकते हो, और करके आप ग्रुप में डिस्कस करो जो भी आपने आज सीखा, इसी के बारे में आप लोग चर्चा करके बताओ कि सर चेकलिस्ट फुलफिल स्टॉक में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर करेंटली किसी स्टॉक के बारे में आप सोच रहे हो तो उसके बारे में भी सोचो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप डेब्ट लेवल के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेब्ट लेवल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे डेब्ट लेवल का चेकलिस्ट करना चाहिए। ओके, विक्रांत, शुभो बोलो, रोशनी, अनिमेश सर बोलो सर। हाँ, बोल रहे हैं कि मान के चलिए आपको जो सबसे बेस्ट तरीका है एनुअल रिपोर्ट का, तो कंपनी वेबसाइट से लेने से ठीक रहता है ना? हाँ, ऑब्वियसली सबसे बेस्ट कंपनी वेबसाइट ही है, बट मनी कंट्रोल में या फिर टिकट टैप वगैरह में गलत नहीं रहता है सर, गलत नहीं रहता, आप वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज आज तो इतना ही है। রাখছি দাদা, ওকে রশনি, টাটা। শরীরটা ভালো নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, গলার আওয়াজটাই কেমন লাগছে তো তোর। হ্যাঁ, গুড নাইট। আচ্ছা চল, গুড নাইট। Okay, Dada, bye. Good night, ओके Dada. ओके शुभ, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट विक्रांत।